चलिए देखेंगे फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या चीजें, हम बेसिक चीजें फटाफट निपटा लेते हैं क्योंकि आप 10th में पढ़ के आए हैं तो उम्मीद करते हैं थोड़ी थोड़ी चीजें याद होगी। सबसे पहली चीज कार्टेशियन सिस्टम, सभी को याद है? ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम। इसी को आप क्या बोलते हो बच्चे? एक्स वाई प्लेन बोलते हो। क्या बोलते हो? अगर ये सभी को याद है तो कुछ ऐसा होगा जहाँ पे x होता है वो होता है x डैश होता है, ये आपका y होता है वो होता है और क्या यहाँ दोनों पॉइंट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं? यहाँ x नेगेटिव होता है और y, यहाँ x भी नेगेटिव और y भी, यहाँ x पॉजिटिव और y। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको। इतनी बात सभी को पता है। किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करना है ये सभी को आता है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब इसकी बात जब हम करें तो ये हमारा जो एक्स वाई प्लेन है, इसमें अगर हम बात करें कि कोई पॉइंट अगर लाई करेगा एक्स एक्सिस पे, किस पे? यानी ये पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, लाइज ऑन, उसकी कोऑर्डिनेट जो होगी वो होगी x, 0। क्या होगा बच्चे? y कोऑर्डिनेट क्या होगी उसकी? 0 होगी। और अगर इसी की बात करें पॉइंट लाइज ऑन किस पे बच्चे? y एक्सिस, तो आप इसको क्या बोलोगे? 0, y। कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर है? प्लस माइनस देख लेंगे किधर की तरफ जा रहा है। ठीक है। उसके अलावा अगर हमसे कोई पूछेगा कि लाइन अगर हमारे पास बताए तो कुछ इस तरीके का चलता है, समझना। हम यही बता जाते हैं, छोटी सी चीज है वो, भले लाइन में जाके फिर से हम पढ़ते हैं लेकिन हम वहां भी इसको यही निपटा लेंगे। x o है, x डैश है, y है और ये y डैश है। समझ। अगर मान ले तुमसे कोई पूछता है कि x = 2 बताओ, क्या बताओ? x = 2, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। हाँ या ना? x = 2 का लाइन कुछ इस तरीके से गुजरेगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आएगा। अगर कोई आपको x = -3 पूछता है, क्या पूछता है? तो आप इधर की तरफ जाते, इधर कहीं आते -3 पे। कहाँ पे आते? और एक लाइन सीधी खींच देते जो हमेशा -3 ही रहता। हाँ या ना बोलो? अगर कोई आपसे पूछता y = a, y = पॉजिटिव है, कैसा है? कुछ a यूनिट लेके यहाँ कहीं बैठा है, यानी ऐसा कुछ आएगा जो लाइन हमारा क्या कहलाएगा? y = a कहलाएगा। हाँ या ना? और नीचे अगर हम b ले लेते हैं -b, तो ये 0, -b रहा होगा और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे बच्चे? y = -b। क्या इतनी बात पता है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? छोटी सी और बात कि अगर हमसे कोई पूछता है कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है? इक्वेशन ऑफ, तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रहता है तो y हमेशा क्या होता है? तो इसीलिए इक्वेशन ऑफ x एक्सिस जो होता है y = 0। क्या होता है बच्चे? और अगर आपसे कोई पूछेगा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस बताओ तो क्या बोलोगे? बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पढ़ाने के बाद लोग पढ़ाता है, हमें उससे मतलब नहीं, बिल्कुल आसान सी चीज है, तो यही समझ खत्म। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? अब इसके बाद जो यहाँ हम पढ़ेंगे वो सभी लोग जानते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे जो कि नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बच्चे? सभी को आता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट ए है जिसकी कोऑर्डिनेट आपने x1, क्या ले लिया, और b आपके पास कितना बच्चे? x2, तो हमारे पास जो ए बी डिस्टेंस आता है उसका फॉर्मूला कितना होता है बच्चे? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप इसको पलट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात? क्योंकि होल स्क्वायर। लेकिन याद रखें कि अगर x1 - x2 लिखेंगे तो y1 - y2 ही लिखना पड़ेगा। यानी अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसमें से, अदरवाइज इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसमें से, हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि ये जाके तुम्हें और भी चीजों में मदद करता है, लाइक वेक्टर में मदद करता है, बाकी सब चीजों में। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, कुछ इस तरीके से देखो, इस नजरिए से देखो। ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद इसमें और चीजें हम देख सकते हैं कि अगर किसी भी ओरिजिन से अगर हमें कोई डिस्टेंस पूछे, कहां से? यानी हमें अगर कोई पूछे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम, तो ये हमारा आता है सीधा सीधा है। ऐसा अगर आपको दिखाएं तो यहाँ कोई बी पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट कितनी है? x, और ये कितना है बच्चे? 0, तो सभी को पता है कि ओपी का जो डिस्टेंस है वो सीधे सीधे रूट में कितना दिख रहा है? x प्लस का। कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर है इतनी बात? अगली चीज जो इसमें हम देख लेते हैं बच्चे, वो देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला।
सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सेक्शन फॉर्मूला हम प्रूफ किसी का नहीं बता रहे, प्रूफ आपको अगर पढ़ना हो तो आप बुक से छाप लेना, प्रूफ से हमें कोई लेना देना नहीं। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि जब हमारे पास दो पॉइंट हो, क्या हो, और उसको एक तीसरा पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा, क्या कर रहा हो, दो तरीके से डिवाइड कर सकता है। एक उस दोनों के बीच में बैठ जाए, एक उस दोनों के, और एक उसके बाहर बैठ जाए। अब आप सोचोगे कि सर दोनों के बाहर है फिर भी डिवाइड कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है। कैसे समझ रहे हैं? पहला इसमें केस हम देख रहे हैं बच्चे, A and B are divided by P internally, क्या लिख रहे हैं बच्चे? Internally in M:n रेशियो। किस रेशियो में बच्चे? यानी फिगर कुछ ऐसा दिख रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट A है जिसकी कोऑर्डिनेट हमने x1 कॉमा कितना ले रखा है, और B है जिसकी कोऑर्डिनेट हमने क्या ले रखी है, x2 कॉमा। एक कोई P पॉइंट यहाँ बैठा है जिसकी कोऑर्डिनेट x कॉमा कितनी है बच्चे, जो इसको M:n में डिवाइड कर रहा है। यानी A वाली जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चे, m, और A वाली वैल्यू जो है वो कितनी है बच्चे, n। कितनी है, n। समझ पा रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? अब अगर इस तरीके का सिचुएशन बनता है तब जो x की वैल्यू आती है वो आती है बच्चे mx2 प्लस का nx1 डिवाइडेड बाय कितना, m प्लस, और y की जो वैल्यू आती है वो आती है my2 प्लस का ny1 डिवाइडेड बाय कितना, m प्लस n। यानी ये फॉर्मूला है। कैसे बन रहा है वो भी बता रहे हैं। m किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x2 से, किससे, और n किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड उसी के। अगर y निकालेंगे तो m किससे मल्टीप्लाई होगा, और n किससे मल्टीप्लाई होगा। यहां से जो यूनिवर्सल ट्रूथ है जो आपको याद रखना है कि AP अपॉन BP, क्या बच्चे, ये हमेशा m:n ही रहेगा। यानी m अपॉन क्या रहेगा, ये पॉइंट चाहे कहीं भी चला जाए, ये पॉइंट, ये हमेशा रेशियो कितना होगा, m:n। सर क्या कहना चाह रहे हैं, ये तो पॉइंट अंदर बैठा था। अब अगर मान ले कुछ ऐसा फिगर हो, दूसरा हम ले रहे हैं बच्चे एक्सटर्नल डिवीजन, क्या ले रहे हैं। अब एक्सटर्नल डिवीजन समझना थोड़ा ध्यान से कि अगर मान ले आपके पास फिगर कुछ ऐसा है, ए पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट x1 कॉमा कितना लिया हमने, y1, यहां कोई B पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट हमने लिया बच्चे x2 कॉमा कितनी, और यहां कोई P पॉइंट है जिसको हमने ले लिया x कॉमा y, क्या ले लिया। अब मेरा ये कहना है कि जो P पॉइंट है ना वो AB को डिवाइड कर, AB को। अब तुम बोलोगे सर कैसे पागल वाली बात कर रहे हो, सर कैसे डिवाइड कर रहे हो। हम यहाँ खड़े हैं, हम बोलेंगे कि तुम्हारा और हमारा डिस्टेंस और हमारा और उसका डिस्टेंस कुछ इस रेशियो में है, क्या हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तुम कर रहे हैं। इमेजिन कर कि हम जो है वो तुम दोनों के बीच में अपना पोजीशन बता रहे हैं कि हम तुमसे 2 मीटर की दूरी पे हैं और उससे 6 मीटर की दूरी पे, तो कुछ ना कुछ तो रेशियो है। लेकिन हम जो बात बोले उसको पकड़ के रहना कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है कि हमेशा AP अपॉन BP ही क्या होगा। तो अगर AP अपॉन BP m होगा तो क्या तुम्हें A वाली जो डिस्टेंस है वो m दिख रही है, और A वाली जो डिस्टेंस है वो क्या दिख रही है, तो क्या A वाली डिस्टेंस तुम्हें m-n दिख रही है। लेकिन अगर हम फॉर्मूला लिखने जाएं, हमें सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, फॉर्मूला अगर लिखने जाएं तो x की जो वैल्यू आती है वो आती है बच्चे mx2 कितना, बस प्लस के जगह क्या आ जाता है, डिवाइडेड बाई m-n, और उसी तरीके से y अगर लिखने जाए तो ये आता है my2 माइनस का ny1 डिवाइडेड बाई कितना बच्चे m-, यानी फर्क फॉर्मूले में कितना है, प्लस और। सर इसको थोड़ा इमेजिन कर, एक बात बता, अभी ये वाली डिस्टेंस तुम्हें कितनी दिख रही है, n दिख रही है, कितनी दिख रही है। घर पे सभी लोग काम करते हैं, थोड़ा मोड़ा बेडशीट वगैरह डालते हैं। जब बेडशीट तुम डालते हो तो उसकी कुछ लेंथ होती होगी, मान ले जो छपाई वाला प्रिंट है ना उसकी लेंथ n है, क्या है, जो लास्ट में थोड़ी सी बॉर्डर बनी है उसकी लेंथ कितनी है। जब तुम उसको डालते हो तो हवा के झोंके से वो मुड़ जाता है, क्या हो जाता है, तो जो पहले n था वो क्या हो चुका है, पहले n था वो क्या हो चुका, -n हो चुका, क्या हो चुका, अरे देखना ये n था मुड़ गया तो क्या हो चुका, यानी ये जो n था ये अब सिमट के किधर की तरफ आ गया, इधर की तरफ, ये B किधर बैठ गया है, अंदर की तरफ, और P कहां चला गया है,
नहीं आया। तो ये जो n था वही कहाँ चला गया है, माइनस n। तो इस फॉर्मूला में बस चेंज क्या हुआ है, माइनस। अब रही बात प्रूफ की, तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर ले कि a और p को b इंटरनली डिवाइड कर, a और p को b किस रेशियो में, m माइनस n इज टू n रेशियो में, और लगा ले इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला, प्रूफ हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला। अरे नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर थोड़ा सा ध्यान दे, जगह की कमी है, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान दे कि अगर ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो देख, अगर x2 का लिखेगा फॉर्मूला, क्या लिखेगा, तो क्या लिखेगा, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेगा, हाँ या ना, प्लस साइन लगाएगा, n को किससे मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड बाई नीचे क्या लिखेगा, m माइनस n प्लस का लिखेगा। देख इस n से इस n को काटेगा, इस m को इधर लेके आएगा, mx2 बना, इस n को इधर लेके आया, माइनस का mx1 बना, और नीचे से लाके डिवाइड किया, m माइनस n फॉर्मूला बना। अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात है, ये आपका सेक्शन क्लियर है, नोट करेगा, फटाफट नोट करेगा, जितनी रफ्तार से कर सकते। इधर तो क्या होगा, अभी डाले चले। अब बात हो रही है एरिया ऑफ ट्रायंगल की, किसकी, एरिया ऑफ ट्रायंगल कहने का मतलब कि आपके पास एक ट्रायंगल ऐसा जहां पे इसके वर्टिसेस जो है ए है जिनकी कोऑर्डिनेट x1 कितनी है बच्चे, y1, एक b है जिसकी कोऑर्डिनेट कितनी है x2, और c है जिसकी कोऑर्डिनेट x3, क्या है बच्चे, तब इसका जो एरिया का फॉर्मूला निकल के आता है होता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस y1 और प्लस का x3 y1 माइनस इतना y2। थोड़ा मोड़ा अगर याद हो 10th क्लास तो वहां पढ़ा हो, आया ना, बाहर हमने मॉड लगाया है, क्या लगाया है, उम्मीद करते हैं रीजन सभी को पता होगा कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन ये जो चीज है ना, इसको हम ऐसे आपको अब सिखा रहे हैं लिखना कि हम इसको पॉलीगन के लिए ऐसे जनरलाइज करते हैं 1/2 x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 और यहाँ क्या लिख देते हैं y। जब इसको आप सॉल्व करोगे किस तरीके के साथ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया x1 y2, समझ रहा है, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया और माइनस साइन लगा दिया x2 y, बोला है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया यानी प्लस का क्या लिखेगा x2 y3 और माइनस का x3 y2, और फिर प्लस क्या लिखेगा x3 y1 और माइनस का x1। देख यही फॉर्मूला ऊपर बैठा है। सर इस तरीके से आपने क्यों लिखा, रीजन है। अगला जो चीज हम पढ़ाने वाले हैं वो है बच्चा एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ, अब ये पॉलीगन जो है वो तो किसी भी वर्टिसेस का हो सकता है, 3 तो जरूरी नहीं है, यानी मान लो उसके पास n वर्टिसेस है, क्या, यानी ऐसा कुछ पॉइंट होगा a जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 होगा, फिर b रहा होगा कुछ जिसकी कोऑर्डिनेट x2, क्या रही होगी, y3 रही होगी, है ना, एंड सो ऑन, कोई लास्ट पॉइंट रहा होगा xn, कितना बच्चे, मान लो x3 रहा होगा, तो उसका भी तो कुछ ना कुछ एरिया होगा, समझ रहा है। उसका एरिया कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला के हेल्प से आसानी से निकाल लेंगे 1/2 x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn तक जाएंगे और लास्ट में रिपीट कर देंगे x1, क्या रिपीट करेंगे, फिर यहां से आ जाएगा y1 y2 y3 एंड सो ऑन, कहां तक जाएंगे
और लास्ट में क्या लिख देंगे y1। क्या लिख देंगे सर इसके नीचे नहीं, एक्सएल के बाद बस एक ही लिखना, देखना x3 तक आए उसके बाद किसको लिख दिया पहले वाले से। अगर मान लीजिए 6 वर्टिसेस रहेगा कितना, तो यहाँ x6 लिखेंगे और उसके नीचे क्या लिखेंगे x1, बस रुक जाएंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है अभी बताया। x1 को y2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस x2 प्लस का x2 y3 और माइनस का x3 और प्लस 1 ऐसे जाएगा। लास्ट में xn किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, बहुत बढ़िया, और माइनस क्या लगा होगा x1 y। बोल आया। सारे प्लस वाले को एक साथ रख ले, सारे माइनस वाले को एक साथ रख ले, अरेंज कर दे, एरिया आ जाए। क्लियर है, कोई दिक्कत है? तो अब किसी भी चीज का आप एरिया निकालने में कंफर्टेबल है, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, कोई भी हो। अब हम एरिया निकालने के लिए सक्षम हैं, यानी अब आपको रेक्टेंगल दिखेगा और आपसे एरिया पूछेगा तो ये मत बोलना कि सर इसका लेंथ नहीं दिया, इसका ब्रेड्थ नहीं दिया। अगर वर्टिसेस दिया है तो हम एरिया निकालने में सक्षम, और अभी लाइन पढ़ने के बाद और सक्षम है कि अब हम उस डिस्टेंस को भी निकाल सकते हैं जिससे हम लेंथ निकाल सकते हैं। अगर वर्टिसेस दिया है तो और ब्रेड्थ भी निकाल सकते हैं। अरे आया नहीं आया, ठीक है। अब इसके बाद जो चीज है हमारे पास एरिया के बाद कुछ और टर्मिनोलॉजी जो आपने सुनी होगी। सेंट्रॉइड सुना है? यस सर। ऑर्थो सेंटर सुना है? सर्कम सेंटर सुना है? इन सेंटर सुना है? एक्स सेंटर सुना है? बस सुना ही है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें अगली जो चीज हम देखेंगे बच्चे वो देखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या देखेंगे? बातें नहीं, इधर देखेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब ये है कि हमारे पास जो दो पॉइंट था ना, ये x1, y1 और b, कितना बच्चे x2, इसको जो p पॉइंट डिवाइड कर रहा था ना x, y में, वो बराबर रेशियो में डिवाइड करेंगे। किस रेशियो में? यानी अगर एक k होगा तो ये भी क्या होगा, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, तब इस x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y जो आएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई कितना 2, और k के ऊपर नीचे वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। बोल आया? अरे k प्लस के नीचे भी 2k आएगा, ऊपर भी 2k आएगा। बोल, कोई दिक्कत है? ये मिड पॉइंट फॉर्मूला के बाद जो अगली चीज इसमें हम देखेंगे बच्चे वो देखेंगे सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। क्या देखेंगे? सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। अब सेंट्रॉइड क्या होता है, हम आसान भाषा में बस लिख देते हैं एक लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, अभी मत पूछना सर मीडियन क्या होता है, हाँ सर पूछेंगे। मीडियन होता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, क्या है बच्चे? ट्रायंगल है ऐसा, ऐसा, तो जो इसका साइड बाइसेक्टर होता है, क्या होता है? तो साइड बाइसेक्टर मतलब ए इसको बाइसेक्ट किया, यहां से ए जाके इसको बाइसेक्ट किया, आया ना बोल, और यहां से इस वर्टेक्स से जाके कुछ ऐसा ये वाला बाइसेक्ट किया। बोल आया? आया ना बोल? तब ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? सेंट्रॉइड। क्या कहलाएगा? जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। किससे? अब अगर ए पॉइंट ए जो है इसकी कोऑर्डिनेट x1, कितनी है, ए बी जो है इसकी कोऑर्डिनेट आपके पास x2, कितनी है, और अगर सी है जिसकी कोऑर्डिनेट x3, कितनी है बच्चे, तब ये जो कोऑर्डिनेट सी जी निकलेगा जिसको हम x y z मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? x y z। क्या मान रहे हैं बच्चे? x, तो जो x निकलता है वो निकलता है x1 प्लस x2 प्लस का x3 डिवाइडेड बाई, और y जो निकलेगा वो निकलेगा बच्चे कितना, y1 प्लस y2 प्लस का y3 डिवाइडेड बाई। अगर प्रूफ बोलोगे तो प्रूफ कर देंगे, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, विजुअली दिखा देते हैं। ठीक है? ये हमेशा 2:1 रेशियो में होता है। किस रेशियो में होता है बच्चे? 2:1। और चूंकि a आपका मिड पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट भी तुम लिख सकते हैं x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 और y2 प्लस, बोल आया? तो अब इसमें क्या लगा देगा तू? सेक्शन फॉर्मूला। क्या लगा देगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 से 2, तो यहां से x2 प्लस x3 और प्लस कितना x1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 यानी कितना 3 आ गया फॉर्मूला। बोल आया? कोई दिक्कत वाली बात? पक्का? ये आपका क्या कहलाया बच्चे? सेंट्रॉइड। क्या कहलाया? अब अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो आपके पास है बच्चे सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर। अब ये सर्कम सेंटर क्या होता है, कोई बताएगा?
अच्छा, सर्कम सेंटर को अगर हम डिटेल में बताएं तो कहता है कि एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के वर्टिसेस से गुजरता है, ट्रायंगल्स के, यानी हम अगर ऐसा बनाएं कि हमारे पास एक सर्कल है ऐसा, और इसके अंदर हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसके अंदर हमारे पास क्या बचे, ऐसा, तो इसकी जो ये सेंटर है ना, ये क्या कहलाएगी, सर्कम सेंटर। यानी मान लीजिए पॉइंट ए है जिसकी कोऑर्डिनेट x1 कॉमा कितना लिया आपने, y1, एक पॉइंट आपका बी है जिसको क्या ले लिया बच्चे आपने, x2 कॉमा, और एक पॉइंट आपका सी है जिसको आपने क्या ले लिया, x3 कॉमा, तो ये आपका सर्कम सेंटर क्या है। इसको आप डेफिनेशन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द पॉइंट विच इज equidistant from vertices of triangle, from vertices of, क्या ये बात सही नहीं है क्या? देखना ए जितना रहा होगा उतना ही ए रहा होगा और उतना ही, और इसको हम रेडियस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अभी जाके इसको आप अगर ध्यान से कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे और उसकी ज्योमेट्री पढ़ोगे तो वहां भी इस्तेमाल होगा इसको टू, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में साइन रूल, कोसाइन रूल, नेपियर्स एनालॉजी पढ़ाए थे, तो साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू 2r लिखवाया था, क्या लिखवाया था, ए, यही वाला r था। बात समझ में आ रहा? तो बात यह है कि सर इस वाले पॉइंट को कैसे निकालने का आसान तरीका है, 3 पॉइंट है, इस 3 पॉइंट से हम लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे, और उसको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि लाइन का इक्वेशन आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन से हमारा ये वैल्यू निकल जाएगा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्या है, 2 लाइन से, किसी 2 लाइन से निकल जाएगा। लेकिन इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन वो डायरेक्ट फॉर्मूला उसी समय आप समझ पाओगे जब थोड़ी मोड़ी चीजें आपको पहले से आती है। वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अगर लिखें तो आपके पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x1 sin 2a plus x2 sin 2b plus x3 sin 2c डिवाइड बाय sin 2a plus sin 2b plus sin 2c। मतलब हाँ वही हम देख रहे हैं, नहीं तो कभी कभी उल्टा पुल्टा लिख दिए तो दिक्कत है, इन सेंटर एक सेंटर हाँ, तो सर्कम सेंटर यहाँ जो पॉइंट है, ये आप सर्कम सेंटर को सी नाम दे दो, तो ये जो आता है वो आता है बच्चे x1 sin 2a प्लस का x2 sin 2b और प्लस का x3 sin 2c डिवाइडेड बाय कितना, sin 2a प्लस का sin 2b और प्लस का sin कितना, 2c। अब सोचोगे सर ये क्या है, एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सर पहला तरीका क्या बताया आपने, हमने बताया पहला तरीका कि इस तीनों के पॉइंट के हेल्प से हम लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे, किसका, और उसको सॉल्व करके हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से अगर y1 निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे बच्चे, y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b और प्लस y3 sin डिवाइडेड बाई sin 2a प्लस का sin 2b और प्लस का sin इज इक्वल टू कितना, y। तो यहां से हम इस फॉर्मूले से भी क्या निकाल सकते हैं, x और y निकाल सकते हैं। क्लियर है? इसी तरीके से ऑर्थो सेंटर भी होता है, क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है कोई बताएगा? जैसे मीडियन जो होता है वो क्या होता है, मीडियन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी सेंट्रॉइड जो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन होता है। तो ऑर्थो सेंटर बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड होता है, क्या होता है, जो परपेंडिकुलर डालते हैं वर्टेक्स से, वो जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, और उसका निकालने का फॉर्मूला भी x1 tan a plus x2 tan b plus x3 tan c डिवाइडेड बाय tan a plus tan b plus tan c। अदरवाइज हम लाइन के इक्वेशन से तो निकाल ही सकते हैं, हाँ या ना, तो यहाँ पे उसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जगह तो है नहीं, 2-3 चीजें और बची है, फटाफट उसको निकाल देते हैं, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और एक्स सेंटर। उसके बाद आपका स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो जाएगा, फटाफट नोट कर। क्या बोल रहे, दोनों तरीके से, हाँ दोनों का। अब देख क्या है ना कि अगर एंगल दिया रहेगा तो हो सकता है कि वर्टिसेस ना दिया रहे, वर्टिसेस दिया रहेगा तो हो सकता है एंगल ना दिया रहे, समझ रहे हैं? वैसे तुम्हारे जिंदगी में जरूरत इसकी पड़ेगी नहीं, हाँ 11th में तो नहीं पड़ेगी, 1 साल बाद पड़ेगी। हाँ मॉड्यूल से क्वेश्चन अगर लगाओगे तो जरूरत पड़ सकती है। जल्दी नोट करेगा, थोड़ा समय की कमी है। यहाँ इसको थोड़ा सा चेंज कर ले, इसका नाम अगर वो दे देता है, क्या नाम दे देता है,
तो एक बात बता, ओसी जो होगा वो बराबर होगा किसके, ओबी के, और ये बराबर होगा किसके, ओए के। ये बराबर होगा तीनों, देखेगा इधर थोड़ा, ओसी ओबी और ओए आपस में क्या होगा, बराबर। इसकी कोऑर्डिनेट तुमने x, y ले रखी है, क्या ले रखी है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के हेल्प से एक लाइन का इक्वेशन निकलेगा, 2 पॉइंट फॉर्म से अभी पढ़ा रहे हैं। और इस पॉइंट और इस पॉइंट के हेल्प से एक लाइन का और इक्वेशन निकलेगा, किसमें, x और y में। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लेगा तो ये क्या वो नहीं निकल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नहीं आया। यानी यहां से हम ओ बी और ओ सी का इक्वेशन निकाल लेंगे, चाहे ओ ए का, जिसका भी निकालना चाहते हैं। दो इक्वेशन निकालेंगे और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वो पे किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, यस और नो। तो वही हमारा क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा। अदरवाइज अगर एंगल दिया तो इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं आया एंगल दिया तो भी इसका कर सकते हैं। उस इसका या उसका, तो इसके लिए पॉइंट चाहिए होगा ना। एंगल भी दिए पॉइंट। हम दोबारा बता रहे हैं, समझ याद देखिए। मान ले ये x, y है और इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए 1, हमने 2 मान लिया, क्या मान लिया, 1, 2, और इसको हमने 4, 3 मान लिया, क्या मान लिया। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं, अभी पढ़ाया नहीं है लेकिन समझाने के लिए बता रहे हैं। इसका इक्वेशन जो निकलेगा बच्चे, वो निकलेगा y माइनस वाई, क्या निकलेगा। अब y माइनस y1 यहाँ से लगा, कोई भी ये वाला लगा ले, लगा सकता है, और y2 माइनस y1 लगेगा। अब यहाँ से कोई एक लाइन ये वाला निकलेगा, जैसे यहाँ से हम अगर लाइन निकालना चाह रहे, देखिए इसका लाइन, इसका इक्वेशन निकालना है, इसका। अब यहाँ से जब निकालेंगे तो तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई क्या हो जाता है बच्चे, x2 माइनस x1। ये होता है फॉर्मूला किसका, लाइन निकालने का, किसका। अब इस पॉइंट से y माइनस y1 रख ले, फिर x माइनस क्या रख ले, x1, फिर y2 माइनस y1 रख ले और x2 माइनस, निकला पहला। उसी तरीके से दूसरा निकलेगा, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ से निकलेगा, समझ रहा है। उसी तरीके से बाकी सारा निकाल लेगा, दो इक्वेशन निकालेगा, उससे x y आ जाएगा। हमें तो x और y की तलाश है ना, और x y क्या है, ये वाला है। ये जो लाइन का इक्वेशन आएगा वो किस में आएगा, x y में आएगा ना इसमें। और एक और पॉइंट से किससे निकालेगा तो एक और इक्वेशन आएगा, समझ रहा है। वहां से क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बता रहे हैं, बताएंगे, ऐसा नहीं बता रहे। अब ये चूंकि पढ़ाया नहीं है इसीलिए इस पे जा नहीं रहे, ठीक है। अभी बताएंगे, हाँ होंगे ना, बिल्कुल। आपके बुक में नहीं होंगे, मेरे पास अभी स्ट्रेट लाइन मिक्स करना ही पड़ेगा हमें, तभी जाके इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। और स्ट्रेट लाइन अभी पढ़ाया नहीं है, थोड़ा देर सबर रखो, जल्दी करेगा। हो गया, बहुत स्लो चल रहा है यार, हाथों में तुम लोगों का ताकत कम हो गया है। क्या बता दिया, सर्कम सेंटर। अगला है आपके पास ऑर्थो सेंटर। अभी आपको हमने बताया ऑर्थो सेंटर का मतलब, ठीक है, यानी द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी या कंकरेंस ऑफ एल्टीट्यूड बोल सकते हो। कंकरेंट पॉइंट का मतलब समझते हो ना, नहीं, जहां एक ऐसा पॉइंट जहां तीन लाइन क्या कर रहा है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को कंकरेंट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए इधर देखें, तो नहीं अगर पता है तो हम उसका इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। इधर देखें, ये ट्रायंगल है, ऐसा एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब यहां से एल्टीट्यूड डाला, कोई दिक्कत, यहां से एल्टीट्यूड डाला और यहां से एल्टीट्यूड डाला, बोलाया। अब ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या कहलाया, अभी भी ये पॉइंट ए जो है इसकी कोऑर्डिनेट x1, कितनी है, x2, कितने हैं बच्चे, और c कितना है, x3, ठीक है। इतनी चीजें हमारे पास। अब इसको भी निकालने का तरीका वही है कि या तो आप लाइन का इक्वेशन निकाल लो और उसको सॉल्व कर लो, या फिर अभी फिलहाल हम आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं जो हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। x = x1 tan a प्लस का x2 tan b और प्लस का x3 tan c डिवाइड बाई नीचे क्या लिखेंगे, उम्मीद करते हैं सभी को पैटर्न पता चल गया होगा, tan a प्लस tan b प्लस का कितना बच्चे, tan c। उसी तरीके से क्या y1 लिखेंगे, y1 क्या दिखेगा, y मतलब y क्या दिखेगा, y1 tan a प्लस y2, बहुत बढ़िया, प्लस y3
और नीचे वाला बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब ये ऑर्थो सेंटर के बाद जो हमारे पास आने वाला है वो आने वाला है बच्चे इन सेंटर। क्या आने वाला है? अब ये इन सेंटर क्या होता है समझ, कहता है इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, लिख देते हैं, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अब फिगर से समझ फटाफट थोड़ा सा, क्या हमारे पास एक ट्रायंगल है ऐसा, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यानी अगर ए है और ये बी है और ये सी है तो इसका एंगल बाइसेक्टर यानी यहां से ऐसा कुछ, हाँ या ना बोलो, ये जितना है उतना ही ये वाला रहा, ठीक है। फिर इस बी का एंगल बाइसेक्टर, ए जितना रहा है उतना ही ये वाला रहा, हाँ या ना। और फिर सी का एंगल बाइसेक्टर, ए जितना रहा है उतना ही ये वाला रहा, हाँ या ना बोल। तब ये जो पॉइंट मिला इसको हम बोलेंगे इन सेंटर। क्या बोलेंगे? अगर ए x1, y1 है, ए आपका x2, कितना है बच्चे, और ए वाला पॉइंट x3, क्या है, इस ए के सामने वाले साइड की लेंथ ए है, बी के सामने वाले साइड की लेंथ और सी के सामने वाले साइड की लेंथ, तब इस कोऑर्डिनेट को यानी जो हमारा ए x, y है इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, सोच कोई बता सकता है, गेस कर सकता है? किसमें किसमें? इसमें और इसमें ए इससे बराबर दूरी पे है, इस एंगल को बाइसेक्ट, ए एंगल बाइसेक्टर, वो कोई भी पॉइंट है, वो कुछ भी हो सकता है, बात समझ में आ रहा है? वो ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, वो बिल्कुल चिपक के भी जा सकता है, बस सर्कल बनना चाहिए। ए हमेशा एंगल को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, बात समझ में आ रहा है? तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चे ax1 प्लस bx2 प्लस का cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। उम्मीद करते हैं समझ आए। ax1 bx2 c डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। उसी तरीके से अगर y लिखेगा तो पैटर्न दिख गया है, बता दीजिए, प्लस प्लस डिवाइड बाई, कौन बोलता है कब, कौन है सामने निकल ले, ये आपका मीन्स है, बहुत मजेदार चीज है। अब आ जा एक्स सेंटर, इस पे अभी रुक जा, अभी दुनिया भी बहुत गंदी है, दिखा रहे हैं। एक्स सेंटर ऑफ एस सीधे एक्स सेंटर, बाकी के बाद समझ आ। अब एक्स सेंटर क्या करता है कि ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, क्या अब इस सर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या है? बाहर की तरफ आएगा हर वर्टेक्स से ना। अब एक्स सेंटर जो होता है वो 3 बनता है, कितना? क्या ये वाला हो चुका? ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, लिखे फटाफट फटाफट थोड़ा लिखे जल्दी, इसको कंप्लीट करे, जगह चाहिए हमें, बातें नहीं, जल्दी कंप्लीट करें, मिटा देंगे आप।
अब तो हो गया, चलिए इधर देखिएगा, बस 2 मिनट देख लेंगे, इसके बाद बस खत्म हो गया लास्ट, इसके बाद इसको देखिए एक्स सेंटर क्या कहता है, थोड़ा समझेगा कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है ऐसा कुछ, तो ये लाइन इधर की तरफ जा रहा होगा ऐसा कुछ, और ये वाला इधर की तरफ जा रहा होगा, है ना? कोई दिक्कत है क्या? इस वाले एंगल को आप एक्सटीरियर एंगल बोलते हो, और इस वाले एंगल को भी आप क्या बोलते हैं? तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर आएगा यहाँ, और इसका जो एंगल बाइसेक्टर आएगा यहाँ, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा ये हमारा एक्स सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मान ले इसका नाम हम दे देते हैं ई, क्या नाम दे देते हैं? लेकिन ये तो एक ही बना ना, क्योंकि अगर हम इस लाइन को इधर लेके जाएं और इस वाले लाइन को हम किधर लेके जाएं, इधर की तरफ, तो फिर से इस वाले का एंगल बाइसेक्टर और इस वाले का एंगल बाइसेक्टर इधर कहीं जाके मिलेगा और यहाँ दूसरा मिलेगा, और फिर एक इधर भी मिलेगा कि जब हम इसको इधर बढ़ा देंगे और इसको इधर बढ़ा देंगे, तो यहाँ से एक लाइन इधर की तरफ जाएगा और एक लाइन इधर की तरफ, ये हमारा क्या मिलेगा बच्चे? अब तुम उसको पूछोगे कि ऐसा ज्योमेट्रिकली है क्या? ये एक यहाँ सर्कल बन रहा होगा ऐसे, इस तीनों को टच कर देंगे, बोर्ड पे बनाना मेरे लिए संभव नहीं है थोड़ा सा, एक यहाँ सर्कल बन रहा होगा ऐसे, ऐसे समझ रहा? ऐसा दिख रहा है क्या? जिसका ये सर्कमसेंट, ऐसे कितने बनेंगे? दुनिया बहुत जालिम है, लेकिन हमें बस इसकी कोऑर्डिनेट्स चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, लाइन को टच करना पड़ेगा तीनों। हाँ, ये नहीं, ये जो लाइन है इसको टच करना पड़ेगा। हमें इसकी क्या चाहिए? वर्टिसेस चाहिए। अभी हमने इस पॉइंट को ए बोला था जिसकी कोऑर्डिनेट x1, क्या लिया था हमने? इसको हमने बी बोला था जिसकी कोऑर्डिनेट क्या ली थी बच्चे? x2, और इसको हमने सी बोला था जिसकी कोऑर्डिनेट क्या थी? x3, उसके अलावा ए वाला साइड ए था, ए वाला साइड बी था और ए वाला साइड, कोई दिक्कत है? बस जिसके सामने वाले एक सेंटर को लिख रहे हो ना, उसको यहाँ नेगेटिव कर देना, बाकी सब वैसे ही रहने देना। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? जैसे मान ले E1 लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? किसके सामने है? ए के सामने। किसके सामने? माइनस का ax1 प्लस का bx2 प्लस का cx3 डिवाइड बाई माइनस a प्लस b प्लस आया। अच्छा चल, मान ले E2 लिखना चाहता है, क्या लिखना चाहता है? किसके सामने है? तो ax1 ऐसा ही रहेगा, माइनस bx2 प्लस का डिवाइड बाई क्या उसी तरीके से अगर इसका हम y कोऑर्डिनेट लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें? तो तुम बोलोगे कि सर माइनस का a(y1) प्लस का b(y2) प्लस का c बाई, और इसका y लिखना चाहे तो माइनस का a(y1) माइनस का b(y2) प्लस का डिवाइडेड बाई, क्या लास्ट वाला E3 भी लिखना चाहे तो ax1 प्लस का bx2 माइनस का cx3 डिवाइड बाई a प्लस b माइनस, और y लिखना चाहे तो ay1 प्लस का by2 माइनस का cy3 डिवाइड बाई a प्लस b माइनस। बोला है, ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें दो चीज अभी हम आपको छोड़ रहे हैं आपके लिए, क्योंकि कुछ तुम्हारे बुक का भी पढ़ा देते हैं, और दो चीज जो आप आपके आगे जाके हमको याद दिलाओगे। पहला शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, क्या? और दूसरा रोटेशन ऑफ एक्सिस, क्या? और तीसरा लोकस ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, पहला शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, दूसरा रोटेशन ऑफ एक्सिस, और तीसरा लोकस ऑफ ए पॉइंट, जो हम स्ट्रेट लाइन पढ़ाने के तुरंत बाद पढ़ेंगे। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, रोटेशन ऑफ एक्सिस और लोकस ऑफ ए। ये आपके लिए जरूरी है क्योंकि फिजिक्स में हर टीचर को जहां मर्जी होता है उसी को ओरिजिन मान लेता है अपने कन्वीनियंट के। तो कैसे हम अपने ओरिजिन को चेंज कर सकते हैं, उसकी पढ़ाई हम लोग मैथ्स में करेंगे। कैसे किसी भी एक्सिस को हम रोटेट कर सकते हैं, उसकी पढ़ाई हम कहां करेंगे? x इक्वल टू x डैश कॉस थीटा प्लस y डैश साइन थीटा, कैसे होगा वो सारी चर्चा हम अभी करेंगे थोड़ी देर बाद। ये आपका इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, नोट करो। अब नाम टॉपिक का नाम डालेगा स्ट्रेट लाइन, फटाफट।
कुछ समय नहीं दे सकते? टाइम नोट कर नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर नोट करते। कर। अब अगली चीज इसमें हम देखेंगे बच्चे, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, अब ये स्ट्रेट लाइन क्या है समझेंगे। स्ट्रेट लाइन में सबसे पहली जो चीज देखेंगे बच्चे, वो देखेंगे हम स्लोप। क्या देखेंगे? या इसी को हम ग्रेडियंट ऑफ लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट ऑफ लाइन। ठीक है, अब ये क्या कहता है समझ, कहता है कि मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई कार्टेशियन सिस्टम है और यहां कोई लाइन ऐसे गया, तो ये जो एंगल बना ना एंटी क्लॉकवाइज, कैसा? थीटा। इस थीटा को हम इंक्लिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? क्या बोलते हैं? ये थीटा क्या होता है ये समझिए। थीटा होता है एंगल टेकन इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, रोटेटेड, हाँ भैया एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करना है। क्यों हम बता रहे हैं समझ की कि इसमें कंफ्यूजन क्या है। अब बच्चे को अगर ऐसा लाइन दे देता है, ऐसा ऐसा थोड़ी देर के लिए ऐसा, तो तुम्हें क्या दिख रहा है? थीटा, ए वाला थीटा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ए वाला, हाँ या ना? अब बच्चे ए वाला मान लेते हैं, इधर से क्या फर्क है? इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहने का मतलब कि आपको इधर की तरफ जाना है, इधर की तरफ। ये मतलब नहीं कि सर ये नेगेटिव चला गया। अरे हम एंगल मेजर कर रहे हैं, पॉइंट थोड़ी मेजर कर रहे हैं। ये लाइन यहां रहे चाहे ये लाइन यहां रहे, अभी भी ये तो थीटा ही है। हाँ, ये आपका इंक्लिनेशन नहीं हो सकता, नॉट इंक्लिनेशन। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जो छोटा दिखता है उसी को क्या बोल देते हैं? थीटा। नहीं, हमेशा थीटा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया जाएगा। किसमें? इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आप इधर की तरफ नहीं जाओ, आप किधर की तरफ जाओ? इधर की। ये लाइन कहीं जाए उससे कोई फर्क? सर एक बार और। हाँ, एक बार इसका थीटा यहाँ लिखा तो थीटा, ये तो इधर की तरफ जा रहा है ना, नेगेटिव। अरे ये नेगेटिव की तरफ कहाँ जा रहा है? एंगल, एंगल। ये यहाँ भी तो थीटा ही है, देख ये तो पॉजिटिव साइड है। हाँ, ठीक ये फर्क, अच्छा अच्छा मान ले कहाँ लाइन रखना चाहता है, ऐसा लाइन रखा, मान रखा, तो तुम्हारे दिमाग से ये आ रहा है ना थीटा। कौन सा है थीटा? अब तुम बोलोगे कि सर ये तो नेगेटिव है। अरे ये लाइन को शिफ्ट कर ले पैरेलली। अगर ये 135 डिग्री है तो ये भी, ये अगर थोड़ा सा और इधर चला जाएगा, इधर भी, तब भी तो ये कितना रहेगा? ये थोड़ी चेंज हो रहा है। अरे आया, कोई दिक्कत है? तो ये स्लोप यहां से क्या निकल गया? ये तो हमने आपको इंक्लिनेशन बताया। तो स्लोप जो है वो बेसिकली आता है बच्चे tan थीटा। क्या आता है? जहां थीटा क्या है? इंक्लिनेशन। क्या है? अगर मान ले इसी फिगर में थोड़ा सा हम चेंज करके यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि अगर एक लाइन है ऐसे, ये अगर आपके पास मान लो थीटा है, ये पॉइंट आपके पास मान लो x2, y2, क्या बच्चे? x2, और ये आपका x1, कितना है? y है। तो एक बात बता, एक लाइन अगर ऐसे ड्रॉ कर दे और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो क्या ये बात सभी को पता है कि a वाली जो डिस्टेंस है वो y2 माइनस और a वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है? x2 माइनस। कोई दिक्कत वाली बात है? तो क्या tan थीटा की एक और फॉर्मूला आपको y2 माइनस y डिवाइड बाय x2 माइनस x1 दिख रहा है? और इसी को अगर कैलकुलस में पढ़ेगा तो dy बाय dx भी बोला जाता है। बस अभी लिख लो। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम m से। इससे क्या ये बात क्लियर है? यानी स्लोप अगर थीटा दिया रहे तो tan थीटा, पॉइंट दिया रहे तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस, और अगर कर्व दिया रहे तो dy बाय dx। बात समझ में आ रहा है? ये हमारा कहलाता है स्लोप ऑफ लाइन। क्या कहलाता है? अब इस बात को समझ कि अगर लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए? समझना, नोट करके लिखा है। इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू, तो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुआ तो इस केस में थीटा कितना हो गया बच्चे? थीटा कितना हो गया? तो m जो है वो टाइम 0 हो गया। क्या हो गया? जो सॉल्व हो गया कितना आ गया? यानी जब भी स्लोप 0 होगा, जब भी स्लोप, तब वो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के या खुद एक्स एक्सिस ही होगा। क्या ये बात समझ रहा है? अभी ये समझ, ये लाइन यहां है, ये थीटा है
अगर ये थीटा 0 हो गया तो लाइन या फिर उसके पैरेलल, यानी ये लाइन या तो ऐसा होगा या तो ऐसा। सारे केस में थीटा क्या है? क्या ये बात समझ पा रहे हैं? अगर इसी में हम बोलते इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू, तो थीटा क्या होगा? तो उस केस में tan थीटा क्या होगा बच्चे? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है? इंफिनिटी। कितना? तो बोलेंगे इस केस में cot थीटा 0 होगा। क्या होगा बच्चे? हाँ, यानी जिस दिन 90 आएगा उस दिन tan में काम किस में काम करेंगे? कोई बात, ये बात समझ में आई? तो ये हमने बात की स्लोप की, किसकी? अब जैसे ही स्लोप हमारे पास आ गया, अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन की। किसकी? अब इक्वेशन ऑफ लाइन जो है बहुत तरीके का होगा, अलग अलग तरीके का फॉर्म होगा। तो पहले तो स्लोप देख लिया, ठीक है, थोड़ा सा ऑर्डर में ही चलते हैं। हाँ, इधर इधर इधर, हाँ इधर इधर देखेगा। ये आपका स्लोप निकल गया। स्लोप निकलने के बाद जो अगली चीज इसमें हम देखेंगे वो देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या देखेंगे बच्चे? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इधर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसके बहुत सारे फॉर्म हैं, बहुत सारे। जो इसमें पहला फॉर्म पढ़ेंगे उसका नाम होगा स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या नाम होगा बच्चे? स्लोप पॉइंट। हम सारे का एग्जांपल भी देते जाएंगे साथ में, बिल्कुल ध्यान से समझना। स्लोप पॉइंट जैसा नाम है वैसा ही काम रहेगा कि इसमें लाइन का स्लोप गिवन रहेगा और एक पॉइंट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? एक। समझ रहा है क्या? यानी मान लो स्लोप दिया है m, क्या दिया है, और पॉइंट दिया है x1 कॉमा कितना बच्चे? तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगा EOL लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिख रहे हैं? EO। उसका फॉर्मूला देख क्या बनेगा? y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू कितना m, या फिर इसको y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1 लिख सकता है। बोल आया? कोई दिक्कत? समझना। दूसरा हम लिख रहे हैं बच्चे 2 पॉइंट फॉर्म। क्या लिख रहे हैं बच्चे? 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म से पता चल रहा है कि यहाँ स्लोप वगैरह तो नहीं दिया है, 2 पॉइंट ही दिया है। क्या दिया है? 2 पॉइंट। मान ले P दे दिया है x1 कॉमा कितना y1 और Q दे दिया है x2 कॉमा। अगर फिगर दिखाएं तो कुछ ऐसी बात है कि एक लाइन है जहां पे यहाँ एक P है और यहाँ पे क्या है? 2 पॉइंट से क्या हो रहा है? गुजर रहा है। इस लाइन का क्या चाहिए? इक्वेशन। तो इसका इक्वेशन बनता है बच्चे y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस। और अगर थोड़ा प्यार से देखेगा तो ये और कुछ नहीं m ही है। ये क्या है? m ही है। यानी इसमें और इसमें कोई फर्क, तुम या तो डायरेक्ट काम कर लो या पहले स्लोप निकाल के स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दो। आया ना बोल? या तो स्लोप निकाल के स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दो या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। ये 2 पॉइंट फॉर्म। ये क्या कहलाएगा? तीसरा जो आता है बच्चे वो आता है इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या आता है? समझ रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म क्या? इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके लिए पहले इंटरसेप्ट जान लो कि क्या होता है। इधर देखो कि अगर मान ले ऐसा कोई सिस्टम है आपके पास और लाइन ऐसे कहीं कट कर गया, तो ये जो वाला डिस्टेंस जो दिख रहा है उसको हम बोलते हैं बच्चे एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? और जहां वाई कट किया इसको हम बोलते हैं वाई। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया है। मान लो इंटरसेप्ट फॉर्म पहले लिख दिया हमने, ठीक है। पहले पार्ट स्लोप इंटरसेप्ट। क्या पड़ेगा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी ये 2 चीजें बनेगा। इसमें एक तो स्लोप दिया रहेगा और एक क्या दिया रहेगा? इंटरसेप्ट। क्या दिया रहेगा? पहला केस मान ले तुम्हारे पास y इंटरसेप्ट दिया है, y इंटरसेप्ट दिया है जिसको तुम क्या मान ले? c मान ले। क्या मान ले? और स्लोप दिया है m। स्लोप क्या दिया है? देख हम फिगर दिखा रहे हैं। ऐसा कोई लाइन है ऐसा जिसकी स्लोप कितनी है और एक पॉइंट कितना है? 0,c। बोल आया? चल एक पॉइंट है एक और स्लोप है, यानी ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। तो लगा फिर y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू, तो यही सॉल्व होके आता है y इज इक्वल टू mx प्लस
जो तुम पढ़ते हो रखते हो फिजिक्स में, y इक्वल टू mx प्लस c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर मान ले इसी चीज में a y इंटरसेप्ट की जगह इधर b लिख रहा है, x इंटरसेप्ट दे दिया जाए, क्या दिया जाए? d दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? तब इसका इक्वेशन क्या बनेगा? देख y माइनस 0, देखना फिगर ऐसा बनेगा, ये लाइन है, ये वाला पॉइंट क्या है? d कॉमा 0, क्या है बच्चे? d कॉमा, इसकी स्लोप कितनी है? m, तो y माइनस x माइनस इज इक्वल टू, तो सॉल्व करके लिख दे y इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई x माइनस, ये कहलाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। जब x इंटरसेप्ट दिया रहेगा तब, y इंटरसेप्ट दिया रहेगा तो y इज इक्वल टू कितना? mx प्लस। अभी दो और फॉर्म है, लेकिन फिलहाल इतनी चीजें, अभी और है इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, क्या? दो और फॉर्म, और फिर इस सारे फॉर्म का जनरल फॉर्म, और उस जनरल फॉर्म से इस सारे फॉर्म में उसकी रिडक्शन। दो लाइन के बीच का एंगल, एक लाइन से एक पॉइंट की दूरी या एक पॉइंट से एक लाइन की दूरी, ये सारी चीजें अभी हमें पढ़नी है। ठीक है, चल ठीक है, फिलहाल इतना लिख, कुछ क्वेश्चन इस पे कर सकता है। एक्सरसाइज से हाँ बच्चे, हाँ एक अब अपना क्वेश्चन बता देते ना यहाँ पे। देख मान ले क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, दो पॉइंट बोल दे फटाफट, 2,3 एंड 5,4, दो पॉइंट है। देख इक्वेशन ऑफ लाइन बन रहा है, y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस इज इक्वल टू y2 माइनस x2 माइनस, समझ आया? सॉल्व कर दे, ये आ रहा y माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 5 माइनस 2 3, इसको मल्टीप्लाई कर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, कितना आ रहा है? 3y माइनस 9 इज इक्वल टू x माइनस, एक साइड लेके जाएगा तो देखा जाएगा x माइनस 3y और प्लस का 9 माइनस का 2 प्लस का 7 इक्वल टू कितना? 0। ये बन गया इक्वेशन ऑफ लाइन। जितना आसान दिख रहा है उतना ही है। मान ले अगर एक पॉइंट दिया रहे और स्लोप दिया रहे, क्या दिया रहे? एक पॉइंट दिया रहे और, तो यहाँ इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे x1 y1 और यहाँ m रख देंगे। मान ले y इंटरसेप्ट दिया रहे तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे स्लोप के साथ, जैसा काम वैसा। बाकी चीजें अभी और बढ़ेगी, क्योंकि लाइन का इक्वेशन निकालना होगा, जो पैरेलल होगा, कोई परपेंडिकुलर होगा, समझ रहा है? कोई दिक्कत है? चल नोट कर, बाकी अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं, तब तक थोड़ा सा पढ़ के आएंगे। हाँ बेशर्मो, थोड़ा सा पढ़ के आएंगे। तो आपके पास क्या है? स्ट्रेट लाइन। जो सबसे पहली चीज इसमें हमने आपको बताई थी स्ट्रेट लाइन, उसको हमने बताया था स्लोप। क्या बताया था? स्लोप। क्या बताया था? स्लोप। समझेगा? तो स्लोप ऑफ ए लाइन की अगर हम बात करें, सबसे पहले किसकी बात करें? स्लोप ऑफ ए लाइन। इसी को हम ग्रेडियंट बोले थे, याद आ रहा है कुछ? ग्रेडियंट ऑफ लाइन। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन में हमने ये बात बताई थी आपको कि बेसिकली एक लाइन जो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कार्टेशियन सिस्टम के अलावा कुछ इस तरीके से दिख रहा हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई लाइन है जो यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो ये जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल में थीटा है, क्या है? ये जो थीटा है इसको हमने क्या बोला था? इंक्लिनेशन बोला था। क्या बोला था? इतनी बात पता है। और इसी इंक्लिनेशन के साथ हमने बोला था कि यहाँ जो स्लोप है जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं वो बेसिकली tan थीटा के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? लेकिन अगर ये थीटा ना दिया रहे और कोई पॉइंट दिया रहे जिससे ये लाइन गुजर रहा हो, जिससे लाइन, तब उस पॉइंट के मदद से ये जो स्लोप की वैल्यू हमने निकाली थी वो निकाली थी y2 माइनस y1 डिवाइड बाई कितना बच्चे? x2 माइनस x1। इसको भी हमने आपको समझाया था कि अगर कुछ इस तरीके की बात थी कि अगर कोई लाइन है जो इस तरीके से गुजर रहा है, यहाँ कोई पॉइंट x2, y2 है और यहाँ कोई पॉइंट क्या है बच्चे? x1, y1, ऐसा है, तो ये वाला थीटा है, तो अगर इसको ऐसे एक्सटेंड कर दे और इसको x एक्सटेंड कर दे तो ये भी थीटा होगा, ये भी। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो आपको क्या आएगा बच्चे? y2 माइनस y1 आएगा, आया ना? और ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा बच्चे? x2 माइनस x1 आएगा। समझ आ रहा है तुम्हें? समझ आ रहा है? तो फिर से जब इस वाले ट्रायंगल में भी tan थीटा तुम लगाओगे तो p अपॉन b बोला है। और इसी को हमने आपको बताया था कि अब स्लोप को कुछ इस तरीके से कंक्लूड कर ले कि या तो ये tan थीटा होगा जब थीटा दिया रहेगा, हाँ या ना?
या फिर ये बराबर होगा किसके बच्चे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस, और एक चीज और हमने आपको एक्स्ट्रा बताया था, dy बाई dx, जो हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। बोला आया, ये हमारा स्लोप ऑफ ए लाइन कहलाता है। क्या कहलाता था? जब ये स्लोप हमने पढ़ लिया था, उसके बाद हम लाइंस पढ़ने जा रहे थे। क्या पढ़ने जा रहे थे? यानी अब यहाँ पे हम अलग अलग तरीके के लाइंस के इक्वेशन पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो अगली जो चीज इसमें हम पढ़े थे, वो क्या पढ़े थे बच्चे? इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या पढ़े थे? इक्वेशन ऑफ लाइन, जो अलग अलग फॉर्म में पढ़े थे। ठीक है, जिसमें हम पहला जो फॉर्म पढ़ा था वो था हमारा कौन सा? स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या पढ़ा था बच्चे? स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब इसका नाम से ही पता चल रहा है, पहले ये बात तो जान ले, थोड़ी सी आइडिया दे दिया हम आपको कि ये लाइन आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो। ये लाइन आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो। लाइन आप बेसिकली क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो। कब से पढ़ते आ रहे हो? जिसमें एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन, समझ रहे हो? लीनियर इक्वेशन इन, उसका जब तुम ग्राफ बनाते थे तो क्या बनता था? लाइन बनता था। याद आ रहा है? 10th क्लास में ही बना है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 2-3 मेथड पढ़े होंगे। पहला एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और एक ग्राफिकल मेथड भी था। याद आ रहा है? एक ग्राफिकल मेथड था जिसमें तुम बड़ा सा बक्सा बनाते थे, x को 0 पुट करते थे, y निकालते थे, y को 0 पुट करते थे, x निकालते थे। याद आया कुछ? वो बेसिकली वो जो इक्वेशन था वही लाइन का इक्वेशन। तो किस फॉर्म में होता था थोड़ा याद कर, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। याद आ रहा है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, ऐसा। ठीक है, x माइनस y इक्वल टू 2, ऐसा कुछ इक्वेशन दिखता था 9th में। और जब उसका हम ग्राफ ड्रॉ करते तो क्या मिलता था? लाइन। यानी वो जो इक्वेशन था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? तो लाइन का हर इक्वेशन किस फॉर्म में आएगा? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में, यानी वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। हाँ या ना? इतनी बात क्लियर है। लेकिन हम और कितने तरीके से उस इक्वेशन को लिख सकते हैं, चर्चा की बात है। तो पहला हमने पढ़ा कि उस लाइन का स्लोप क्या होता है, जो हमने बोला कि वो tan थीटा होगा, या दो पॉइंट से गुजर रहा होगा तो उस पॉइंट के बीच का डिफरेंस का रेशियो। हाँ या ना बोल? समझ में आ रहा है? अब हम जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने। क्या लिख रहे हैं? तो हमने पहला जो फॉर्म लिखा वो लिखा स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या लिखा? यानी ये बात तो तय कर दी हमने कि इस फॉर्म का हम उसी समय इस्तेमाल करेंगे जब क्वेश्चन में लाइन का स्लोप दिया रहे और ये बता रहा हो कि लाइन वो किसी पॉइंट से गुजर रहा है। मान लो इसमें लेट स्लोप ऑफ लाइन बी m, क्या मान लिया बी? m, एंड इट पासेस थ्रू x1, y। किससे पास हो रहा है बच्चे? x1, तब जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनता है बच्चे, वो बनता है y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इक्वल टू कितना बच्चे? m। ये कहलाता है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। बोला आया? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन से समझाएं एग्जांपल के तौर पे, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, जहां ई ओ लिखेंगे इसका मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन होगा। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच स्लोप इज -1 एंड पासिंग थ्रू 1,3। किससे पास हो रहा है बच्चे? तो ये बात तो तय है कि इसका स्लोप -1 है, और किससे पास हो रहा है? तो जब इसको हम लिखेंगे तो लिखेंगे y माइनस y1, हाँ या ना बोल? x माइनस x1, हाँ या ना बोल? इक्वल टू स्लोप की वैल्यू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये y माइनस 3 इक्वल टू माइनस x प्लस 1 दिख रहा है। जब एक साइड लेके आएंगे तो तुम्हें x प्लस y और -4 इक्वल टू 0 दिखेगा। क्या ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल दिख रहा है क्या? यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी स्लोप कितनी है? -1। कितनी है? यानी ये लाइन कुछ ऐसे गुजर रहा होगा, ड्रॉ करके देखना, क्योंकि एंगल 135 डिग्री है। कितनी? -1 कितने पे आता है? tan में 135 पे। हाँ, नहीं याद है तो याद करते जाना। 45 पे 1 आता है, कितने पे? और उसमें 90 ऐड कर दिया तो कितना हो गया? तो उतने पे कितना आता है? -1। क्यों आता है? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है? तो पहला फॉर्म हमने क्या पढ़ा बच्चे? स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या? दूसरा फॉर्म जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं वो हमारा होगा 2 पॉइंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म में क्या बोलेगा? कहेगा कि इफ ए लाइन passes through, मान ले 2 पॉइंट है P, जिसमें पहला पॉइंट है x1, y1, एंड दूसरा पॉइंट है Q जिसकी कोऑर्डिनेट है x2, y। देन
इस केस में जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनता है वो बनता है y माइनस वाई वन डिवाइड बाई कितना बच्चे x माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई कितना बच्चे x2 माइनस x2। क्या समझ पा रहा है? और थोड़ा ध्यान से देख, प्यार से देखते, ये और कुछ नहीं है। हाँ या ना बोल? क्लियर है? यानी अगर कोई लाइन दो पॉइंट से गुजर रहा होगा तो सीधे इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, या उस दो पॉइंट के मदद से हम पहले उसका स्लोप निकाल लेंगे और पहले वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात? अब इसमें एक चीज एक्स्ट्रा हम पढ़ा रहे हैं जो उस दिन बताए थे, लेकिन फिर से हम बता दे रहे हैं आपको, वो था इंटरसेप्ट। क्या बच्चे? इंटरसेप्ट क्या होता है समझ, फिर उसके बाद आगे की चर्चा हम करेंगे। इंटरसेप्ट मेड बाई ए लाइन, मेड बाई ए क्या होता है समझ। पहले हम उस फॉर्म को नहीं बता रहे, पहले हम समझा रहे इंटरसेप्ट क्या होता है। कि जैसे मान ले हमारे पास कोई एक लाइन है जो ऐसे गुजर रही है, तो ये जहां पे x को कट किया ना, ये वाला ओरिजिन से ए वाली डिस्टेंस यहां तक जो है वो x इंटरसेप्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? और यहां से लेके यहां तक जो y पे है वो क्या कहलाएगी? y। बोला है? इतनी बात क्लियर है? अब जब ए इंटरसेप्ट जान गए तब अगला जो फॉर्म हम पढ़ेंगे बच्चे इसमें, वो पढ़ेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बच्चे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी पहली बात तो इस लाइन में स्लोप दिया रहेगा, स्लोप दिया रहेगा, इंटरसेप्ट भी दिया रहेगा। अब इंटरसेप्ट क्या है? या तो एक्स इंटरसेप्ट दिया रहेगा या तो एक्स इंटरसेप्ट और या तो हम पहला केस इसमें लिख रहे हैं, मान लो लेट स्लोप जो है एम है, स्लोप कितना है बच्चे, और y इंटरसेप्ट को हम बच्चे मान ले रहे हैं c। क्या मान ले रहे हैं? तो हम एक फिगर बना रहे हैं आपके लिए कि ये हो सकता है लाइन कुछ ऐसे गुजरा हो जहां पे a वाला पॉइंट जो है वो 0,c रहा हो। हाँ या ना बोल? क्योंकि y इंटरसेप्ट क्या है? c है। x के बारे में हमें नहीं पता होगा लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। और इस लाइन का स्लोप कितना है बच्चे? अच्छा एक बात बता, क्या अब तुम्हें स्लोप और एक पॉइंट दिख रहा है क्या? स्लोप और एक पॉइंट दिख रहा है? हाँ, तो लगाना पहला वाला फॉर्मूला। कौन सा वाला? तो पहला वाला फॉर्मूला लगाएगा तो y माइनस वाई वन, x माइनस एक्स वन इक्वल टू, तो क्या तुम्हें y इक्वल टू mx प्लस c दिख रहा है? बहुत फेमस इक्वेशन है, फिजिक्स में भी इस्तेमाल करता हूँ। y इक्वल टू mx प्लस c किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? लाइन को, जहां पे m जो है उस लाइन का स्लोप होता है और c y इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है? कोई दिक्कत वाली बात? यानी अगर हम एक इक्वेशन लिख दें यहाँ पे y इक्वल टू x प्लस का 3, तो हम तुमसे पूछेंगे कि इसका m कितना है तो क्या बोलोगे? और तुमसे पूछेंगे y इंटरसेप्ट कितना है तो क्या बोलोगे? कोई दिक्कत है क्या? कंपेयर किया, क्या किया? बस इक्वेट कर दिया। हाँ या ना बोल? कोई दिक्कत है? अभी रिडक्शन कैसे होगा वो भी बताएंगे। अगली जो चीज इसमें हम पढ़ेंगे, अगर दूसरी बात इसमें कि अगर x इंटरसेप्ट दिया है, क्या दिया है बच्चे? मान ले x इंटरसेप्ट जो है ना वो d दिया है। क्या दिया है? और स्लोप जो है वो m दिया है। स्लोप क्या दिया है? तो अभी भी लाइन को हम कुछ इस तरीके से बना रहे हैं तो a वाला पॉइंट ऑब्वियस सी बात है d, 0 होगा। हाँ या ना? ये बात बताई थी कि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसकी कोऑर्डिनेट x, 0 होगी, y एक्सिस पे 0, x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन होगा तो y इक्वल टू c होगा। हाँ या ना? और y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगा तो x इक्वल टू c, a कुछ भी रख सकता है। ये बात तो बचपन से देखते आ रहे, ठीक है। x इंटरसेप्ट दिया है, अब फिर फॉर्मूला कौन सा लगाएगा? पहला वाला। कौन सा वाला? y माइनस वाई वन, बोल आया, x माइनस एक्स वन, बोल आया, इक्वल टू स्लोप कितना है? तो थोड़ा ध्यान से देख, क्या ये y इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई x माइनस d दिख रहा है क्या? ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बोल क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है? ये हमने कितने फॉर्म पढ़ लिए? 3। कितने पढ़ लिए? अभी 2 फॉर्म और बचे हैं। पहला अगला जो है वो इंटरसेप्ट फॉर्म है, केवल इंटरसेप्ट, यानी x इंटरसेप्ट दिया रहा है, y इंटरसेप्ट दिया रहा है, और उसका अगला जो है वो नॉर्मल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म? चल फटाफट नोट कर आगे बताते हैं। अभी सारे पे क्वेश्चन करेंगे तो चिंता का बात नहीं है, सभी पे सब सारे टाइप पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। पहले एक बार वो सारी चीजें बता देते हैं, ठीक है। 2 फॉर्म और है, एंगल बिटवीन लाइंस, उसके बाद उनके बीच का रिलेशन, और उसके बाद आपको हम बता देंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन। दैट्स ऑल। ये पहली क्लास के लिए इतना काफी होता है। अगली क्लास में जो हम पढ़ाएंगे वो एनसीईआरटी से बाहर होगा, जिसमें फैमिली ऑफ लाइंस होगा और लोकस होगा और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन होगा और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस होगा। जो हमने बताया था कि 2 चीज हम छोड़ दें।
ठीक है, आज में एनसीईआरटी कंप्लीट। आज एनसीईआरटी का, ठीक है। हाँ बिठा लें, हो गया। अरे थोड़ा गति लाएं, चले तब तक इधर देखें कि अगली चीज इसमें हमने लिख दिया है, कौन सा लिख दिया बच्चे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगली चीज हमारे पास है यहाँ पे, वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म बच्चे? अब इंटरसेप्ट फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरसेप्ट ही केवल दिया है। क्या दिया है? इंटरसेप्ट। ये पानी मिला के लाए, पानी मिला के। एक बार पानी मिला के देते हैं। हाँ क्या बच्चे, इंटरसेप्ट। देखिए एक फिगर बना देते हैं छोटा सा ताकि समझ में आए कि मान ले कोई लाइन ऐसा है जहां पे x इंटरसेप्ट a वाली जो वैल्यू है उसको हम a बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यानी हम x इंटरसेप्ट क्या ले रहे हैं बच्चे? a ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? और y इंटरसेप्ट हम ले रहे हैं b। क्या ले रहे हैं? तो a वाला जो पॉइंट रहा होगा वो 0, b रहा होगा, और a वाला पॉइंट जो रहा होगा a, 0 रहा होगा। हाँ या ना बोल? यानी अब हमें बेसिकली ये सारे इंफॉर्मेशन से 2 पॉइंट मिल गए। क्या मिल गए? तो क्या इस बात को आप तैयार हो कि हम 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं? लेकिन हम पहले इसका इक्वेशन लिख देते हैं और फिर इसको साबित कर देते हैं। x प्लस a अपॉन y अपॉन b इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है बच्चे? x प्लस a सॉरी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू कितना होता है? कैसे होता है वो हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। y के नीचे, ठीक है, कैसे हो रहा है वो समझ। अभी 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा, किसको पॉइंट a, किसको इसको मान ले पॉइंट a, इसको मान ले पॉइंट b। ठीक है, तो हम पहले लिख रहे हैं y माइनस y1, y माइनस 0। आया ना बोल? x माइनस x1 यानी x माइनस a। किसी को कोई एतराज है? y2 माइनस y1, b माइनस 0 माइनस a। कोई दिक्कत है? यानी जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो यहां से तुम पाओगे कि ये तुम्हारे पास यहां से ये bx आ रहा है। आया ना बोल? bx और माइनस का कितना आ रहा है बच्चे? ab। कोई दिक्कत? 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 हो गया। a जो है माइनस a से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का ay हो रहा है। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है इसमें? जब एक साइड लेके आओगे तो तुम्हें दिखेगा bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। कोई दिक्कत है? क्या इस पूरे को हम ab से अगर डिवाइड करते हैं, किससे? AB। तो तुम्हें दिखेगा कि x अपॉन a बच रहा है प्लस y अपॉन b बच रहा है, इज इक्वल टू क्या बच रहा है? बोला है। तो 2 पॉइंट फॉर्म जो है वहां से इफेक्टिव है। बेसिकली वो सारे फॉर्म को तोड़ मरोड़ के हम कुछ अलग अलग तरीके के फॉर्म बना लेते हैं। है कुछ नहीं है, सारी चीजें एक दूसरे से मिली हुई। ठीक है, अगली जो चीज इसमें है उसको हम बच्चे बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि अगर आपके पास अब कोई लाइन है, इसका थोड़ा कंडीशन अलग है तो थोड़ा ध्यान से समझना कि ये कोई लाइन है ऐसा जहां से ओरिजिन से एक हमने यहां पे परपेंडिकुलर डाला। क्या डाला? और इसको हमने p बोला। क्या बोला? मतलब ये जो लेंथ है वो कितना बोल दिया हमने? p। ये जो x एक्सिस का ये जो लाइन बना रहा है ना एंगल, वो बना रहा है अल्फा। क्या बना रहा है? कोई दिक्कत है? तो इसमें क्या कहता है कि जब इस लाइन का, ये जो हमारा लाइन है, जब इसका हम इक्वेशन लिखेंगे तो ये होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। कितना? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। सिंपल है। अब इसको बात होगी कि नहीं समझ आ रहा है? पता है क्या नहीं पता? पता है। अच्छा ये इक्वेशन पता है, हम सोच रहे हैं प्रूव करें। ठीक है, क्या होगा बच्चे? x cos अल्फा प्लस का y sin इज इक्वल टू कितना? जहां p जो है वो है आपका ये वाला लेंथ, मतलब इसका नाम o दे दे और इस पॉइंट का नाम p दे दे, तो OP जो है वो तुम्हारे पास p है। क्या है? ये बात समझ में आ रहा है? ये दिया हुआ है, इतनी इंफॉर्मेशन तुम्हें दी रही है, लेकिन ये चीज आया कैसे? बच्चे के दिमाग में आता है कि नहीं सर प्रूफ, वैसे प्रूफ से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें इक्वेशन चिपकाना है बस। लेकिन ठीक है, अगर हमारे दिमाग में कि प्रूफ लेके कैसे है तो थोड़ा जद्दोजहद करना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए। लेकिन अगर मान ले इस लाइन का जो स्लोप है ना वो m है। क्या है बच्चे? अब एक चीज जो हम नहीं बताए हैं पहले हम वो बताएंगे ताकि हम इधर कुछ चीजें कर पाए। ठीक है, इधर में डालिए वाला, इसको ये रुकेगा। अब थोड़ा सा इधर आएगा और यहां देखेंगे हम एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्या देखेंगे? एंगल बिटवीन टू लाइंस। टू नॉन पैरेलल, क्या लिख रहा है बच्चे? नॉन पैरेलल एंड नॉन परपेंडिकुलर लाइन।
हाँ भैया पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका कंडीशन क्या होगा, पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होगा बताया था, और परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, वो अभी बताएंगे, अभी प्रूफ कर देंगे उसको। अब यहाँ थोड़ा समझ कि ये मान ले फिगर अगर बनाने जाए तो कुछ ऐसा फिगर बना ले, एक लाइन ऐसे है और एक कुछ लाइन ऐसे है हमारा, ठीक है, बना लिया। अच्छा, इसका जो स्लोप है, मान ले इसका स्लोप तुमने m1 मान लिया और इसका स्लोप तुमने क्या मान लिया, m2। कोई दिक्कत है? तो अगर इस एंगल की तुम बात करोगे तो ये θ1 नाम दे दे, ए वाला एंगल जो है वो तुमने θ2 दे दिया, और ये जो एंगल है वो थीटा है, क्या है, तो तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट किसके बीच का एंगल करना है तुम्हें, लाइन के बीच में। ये अगर तुम्हारा लाइन 1 है, ये तुम्हारा लाइन क्या है, तो एंगल कौन सा निकालना है तुम्हें, θ1 θ2 या थीटा, ऑब्वियस सी बात है, θ1 θ2 तो स्लोप है, वो तो दिया हुआ है। तो अगर थीटा निकालना है तो अगर सभी को एक चीज पता हो, अगर बचपन में पढ़ के आए हैं एक्सटीरियर एंगल, क्या तो ये बात सभी लोग मानने को तैयार है कि θ2 प्लस थीटा जो है वो θ1 के बराबर है। और अगर दोनों साइड हम इस तरीके से लिख दे, थीटा इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस कितना बचे, समझ में आ रहा है? या थोड़ा और इसको सीधा कर ले, फॉर्मूला याद करने में आसानी रहेगा, ठीक है, ऐसा कर ले, तो ये θ1 हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे, θ2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, θ2 माइनस कितना, थीटा। कोई दिक्कत है? दोनों साइड tan ले ले, दोनों साइड क्या ले ले, जब दोनों साइड tan लेगा तो ये तुम्हें tan थीटा इज इक्वल टू tan θ2 माइनस θ1 दिखेगा, हाँ या ना? थोड़ा ध्यान से देख, फॉर्मूला आता है सभी को tan a माइनस b का, किसका, ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। कोई दिक्कत है? अच्छा, tan थीटा को तुम क्या बोलते हो, स्लोप बोलते हो, क्या बोलते हो, तो m1 जो है वो tan थीटा, ये m1 नाम दिया क्या, ये सॉरी इसको m1 नाम दे दे और इसको क्या नाम दे दे, m2, ठीक है। तो तुम्हें m2 जो मिलेगा वो tan थीटा 2 मिलेगा, हाँ या ना बोल, और m1 जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, tan थीटा 1। कोई दिक्कत है? अभी बताइए m क्या होता है, tan थीटा 1। तो इस फॉर्मूला में अगर सब्स्टिट्यूट करेगा तो तुम्हें tan थीटा की जो वैल्यू है वो मिलेगी m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। कोई दिक्कत है? ये बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बता, ये थीटा एंगल है, लेकिन ये भी तो इसके बीच का लाइन का एंगल है, हाँ या ना? लिख सकता है, यानी जिस दिन तुम tan 180 माइनस थीटा लिखोगे, क्या लिखोगे, तुम्हें ये माइनस ब्रैकेट के अंदर m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 मिलेगा। जो लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं उन्हें समझ में आनी चाहिए कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव होगा, हाँ या ना बोल। tan 180 माइनस थीटा क्या देगा, माइनस tan थीटा, क्या देगा, कोई समझ में आ रहा है? यानी ये दोनों हो सकता है ना। तो सर हम लेंगे कौन सा, एक्यूटम, कौन सा लेंगे, अगर थीटा 90 से छोटा है तो वही है, 90 से छोटा नहीं है तो क्या लगा लेंगे, 180 माइनस थीटा, हाँ या ना बोल। यानी जो तुम्हारे पास यहाँ से एंगल का फॉर्मूला बन के आ रहा है, क्या बन के आ रहा है, वो क्या आ रहा है समझ, वो आ रहा है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना बच्चे, m2 माइनस 1 प्लस। अब ये जो चीजें आपने लिखी है तुम्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि तुम अभी 11th में हो, tan इनवर्स नाम की चीज तुमने देखी नहीं है, देख ली है लेकिन आती नहीं, देखी है लेकिन आती नहीं। तो आप इसी तरीके से याद रखोगे कि tan थीटा का जो वैल्यू है किसका, वो आएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई कितना बच्चे, 1 प्लस m1 m2। मॉड हमने लगाया है और इसका उद्देश्य क्या है आपको समझ में आना चाहिए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव देगा। इसीलिए आप इसको m1 मानो या m2 मानो या उसको m1 मानो m2 मानो, कोई फर्क आप फॉर्मूला अगर आपको ऐसे नहीं याद रखना, आप ऐसे याद रखो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, क्या फर्क पड़ता है? आप m2 माइनस m1 करो या m2 माइनस m1 माइनस m2 करो, कोई फर्क। अब यहां से एक बात समझ कि इसके कुछ केसेस हैं जो नोट करके हम आपको बता रहे हैं, जहां से हम थोड़ी सी मदद लेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा कि अगर L1 जो है वो पैरेलल हो जाए L2 के, L1 पैरेलल हो जाए किसके, L2, तो थोड़ा ध्यान दे कि इस केस में थीटा जो है वो 0 होगा। थीटा क्या होगा, 0। तो tan थीटा भी क्या होगा, 0। tan थीटा भी क्या होगा, 0। अब अगर tan थीटा 0 हुआ, क्या होगा tan थीटा बच्चे, तो ये वाला क्वांटिटी भी 0 होगा, ये वाला क्वांटिटी भी, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 भी क्या होगा, डिनोमिनेटर का भी 0। तो क्या 0 होना है, ऊपर वाला m2 माइनस m1, क्या बच्चे, m2 माइनस m1 इक्वल टू कितना। तो तुम यहां से बोल पाओगे कि अगर पैरेलल होगा तो दोनों लाइन का स्लोप आपस में क्या होगा,
इक्वल होगा। क्या होगा? ये बात हमने पहले ही बता रखी है आपको कि कुछ इस तरीके का लाइन हो, अगर मान लो ऐसा एक लाइन है, ऐसा एक लाइन है, ऐसा लाइन है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है या ना, तो सारे के स्लोप क्या है? इक्वल है। बोला आया? कोई दिक्कत है? और अगर ये परपेंडिकुलर हुआ, समझ थोड़ा सा नोट नंबर 2 कि L1 अगर परपेंडिकुलर हुआ किसके, तो थीटा 90 डिग्री, थीटा तो tan थीटा जो होगा वो नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। हाँ या ना बोल? tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। अब सर नॉट डिफाइंड हो गया, कोई बात नहीं। एक और बात तो बता कि cot थीटा भी तो जीरो होता है। क्या होता है? cot थीटा क्या होता है? मतलब cot 90 क्या होता है? जीरो। तो यहां से अगर ये tan थीटा दिया है तो जब हम cot थीटा निकालेंगे तो क्या ये पलट जाएगा? क्या ये? यानी अगर हम यहाँ से cot थीटा निकालना चाहें तो 1 प्लस m1 m2 दिखेगा डिवाइड बाई m2 माइनस m1 दिखेगा। हाँ या ना बोल? कोई दिक्कत है? अब अगर इसको जीरो होना है तो किसको जीरो होना है? न्यूमरेटर को। किसको? तो तुम्हें यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा कि m1 डॉट m2 जो है वो -1 के बराबर। किसके बराबर होगा बच्चे? तो जो अब हम बात कंक्लूड करना चाह रहे हैं वो समझ कि दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर होगा, क्या बच्चे? तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा? और दो लाइन अगर आपस में पैरेलल होगा तो उसकी स्लोप क्या आएगी? 10 लाइन आपस में पैरेलल होगा तो उसकी स्लोप क्या आएगी? परपेंडिकुलर के लिए तो एंगल निकालना पड़ेगा और वो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा, लेकिन परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट लेकिन उस तरीके से इंटरसेक्ट करे कि उनके बीच का एंगल क्या हो, तब जाके उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा। वो यहां से आता है, बुक में डायरेक्ट लिख देता है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात है? हम वो 2 दिन छोटे छोटे जो टॉपिक थे ना उसको एक ही में ले आए। ये अलग से आपके बुक में पढ़ाया होगा कि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस इक्वल होता है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस -1 होता है। ये प्रूफ किया होगा, ये ऐसे ही प्रूफ कर खत्म कर। हमें बस इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा तो उस लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। अब ये सारी चीजें पढ़ने के बाद इसका प्रूफ हम आपको बता पाएंगे। ठीक है, तो पहले ये नोट कर। ठीक है, अरे पहले हाथ कर ले, यही कर ले, ये कर ले, पर प्रूफ से वैसे ही जैसे लिखना नहीं भाई, क्या दिक्कत है? जल्दी कर, जल्दी, थोड़ा जल्दी लिखेगा। अरे जैसे यहाँ जो एंगल आएगा tan थीटा है तो कुछ भी आ सकता है। जैसे थीटा मान ले 90 से छोटा आ गया तो ठीक है, वही हो गया। लेकिन अगर मान ले 120 आ गया, क्या लिखा? तो उसको 60 डिग्री लिखेगा ना। 180 माइनस, समझ रहा है? 180 माइनस 120 ऑब्ट्यूज होगा तो घटा लेगा ना, सिंपल सी बात। तो नेगेटिव में आ गया तो उसको मॉडुलस लगा देगा, सिंपल सी बात। अब समझेगा, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दे आपको, फिर हम आगे की तरफ चलें। वैसे हमें प्रूफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अब जैसा आपने इसमें देखा एक चीज, हाँ जैसे यहां देख, अब इस वाले को थोड़ा पकड़ के रख। क्या ये बात सभी लोग मानने को तैयार है कि इस P की जो कोऑर्डिनेट है किसकी, वो P cos अल्फा कॉमा P sin अल्फा आई। क्या इतनी बात सभी को आती है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P cos अल्फा और वर्टिकल कंपोनेंट P sin अल्फा। जिनको नहीं पता वो रिजॉल्व कर लेगा, यहाँ एक परपेंडिकुलर डाल देगा m, तो जब यहाँ से वो OM निकालेगा तो तुम्हें P cos अल्फा मिलेगा, और जब यहाँ से PM निकालेगा तो क्या निकलेगा बच्चे? P sin अल्फा। हाँ या ना बोल? तो इसी को बोलेगा x कोऑर्डिनेट और इसी को बोलेगा y कोऑर्डिनेट। हाँ बोल आया, इतनी बात आया? ठीक है, अब समझ। अब जब ये चीजें आपने निकाल दी, कोऑर्डिनेट्स निकाल दी, तो हम तुमसे कुछ चीज पूछ रहे हैं, समझना है कि अगर हम यहां से आपको एक बात दिखाएं तो क्या दिखेगा कि स्लोप ऑफ लाइन L, स्लोप ऑफ लाइन मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ लाइन OP इज इक्वल टू -1। कि हम बोल रहे हैं इस लाइन का स्लोप और ये जो लाइन आपने बनाया है इसका प्रोडक्ट -1 है, आया ना? क्योंकि दोनों आपस में क्या परपेंडिकुलर है। अच्छा, क्या ये बात सभी लोग मानने को तैयार है कि स्लोप ऑफ OP जो है, स्लोप ऑफ वो tan अल्फा है? क्या है? देखना, अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, आया ना बोल? और इस tan अल्फा का मतलब है cos अल्फा, सॉरी sin अल्फा अपॉन sin अल्फा अपॉन cos। कोई दिक्कत है? क्यों लिखा सर sin अल्फा cos अल्फा? क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो sin और cos में चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा एक बात बता,
क्या हम यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन एल जो है उसको अगर हम -1/tan अल्फा लिख दे तो किसी को कोई एतराज है क्या? अरे ये स्लोप ऑफ लाइन ओपी को जो है उस साइड लेके चलेगा। अरे नहीं यार, देख इसकी स्लोप हमें निकालनी है तो इस वाले क्वांटिटी को हम किस साइड लेके चले गए? इस साइड। तो -1 इसकी वैल्यू कितनी है? tan अल्फा आया। यानी ये सॉल्व होके क्या तुम्हें माइनस का cos अल्फा डिवाइड बाई sin अल्फा दिख रहा है क्या? क्या ये बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत वाली बात? यही m है किसका? l का। किसका? तो क्या अब तुम इस लाइन को देखो ध्यान से, तो इसकी जो स्लोप है m जो है वो कितनी आ गई बच्चे? -cos अल्फा अपॉन sin अल्फा आ गया। और एक पॉइंट से गुजर रहा है p से, हाँ या ना? तो क्या आपको अब स्लोप पॉइंट फॉर्म दिख रहा है क्या? कैसे दिख रहा है सर? ऐसे y माइनस y1 यानी p sin अल्फा, बोल आया, डिवाइड बाई x माइनस x1 यानी x माइनस p cos अल्फा, बोल आया, इज इक्वल टू स्लोप जो है वो है -cos अल्फा अपॉन। कोई दिक्कत वाली बात? क्या इसको मल्टीप्लाई करेगा तो y sin अल्फा दिखेगा? क्या इसको मल्टीप्लाई करेगा तो -p sin स्क्वायर अल्फा दिखेगा? क्या इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का x cos अल्फा दिखेगा? और क्या इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का p cos स्क्वायर अल्फा दिखेगा? हाँ या ना बोल? क्या तुम इसको इस साइड लेके आओगे तो तुम्हें x cos अल्फा दिख रहा? क्या प्लस y sin अल्फा को इधर ही छोड़ेगा और उस साइड लेके जाके p को कॉमन करेगा तो तुम्हें sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा दिखेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? तो क्या तुम्हें वो इक्वेशन बनते हुए दिख रहा है x cos अल्फा प्लस का कितना बच्चे? y sin अल्फा इक्वल टू कितना? यही होता है नॉर्मल फॉर्म। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? अच्छा, ये तो बात हो गई कि अलग अलग फॉर्म के हमारे लाइंस कहां पे कौन सा इस्तेमाल करना है उसकी थोड़ी सी हमने आपको हिंट्स बताई है कि जब हमें इस तरीके की क्वांटिटी दी रहे तो हम नॉर्मल फॉर्म लगाएंगे, अगर दो इंटरसेप्ट दिया रहे तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे, स्लोप दिया रहे, एक पॉइंट दिया रहे तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, 2 पॉइंट दिया रहे तो हम क्या लगाएंगे? 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। सीधा सीधा सवाल की अगर बात हो रही है, अभी सारे टाइप को कवर करें। अब एक और बात जो अगली बात इसमें समझेंगे वो है आपका जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। क्या बच्चे? जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। अभी अभी हमने आपको बताया कि कोई भी लाइन का जनरल फॉर्म इस तरीके से दिखता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू g। बोला आया? कोई भी लाइन सॉल्व होके इसी फॉर्म में दिखे। कहता है कि किसी भी लाइन को हम किसी भी तरीके से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और नॉर्मल फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? हम इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? तो हम बताना चाह रहे हैं रिडक्शन। क्या बताना चाह रहे हैं? रिडक्शन ऑफ जनरल फॉर्म इनटू, पहला ले रहे हैं बच्चे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा? अब थोड़ा सा याद दिला दे हम आपको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करें तो ये कैसा होता था? y इक्वल टू mx प्लस c होता था। क्या होता था? y इक्वल टू, यानी इस वाले लाइन को हमें किस फॉर्म में लाना है? y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लाना है। कोई दिक्कत है? तो y इक्वल टू mx, तो क्या हम by को इधर छोड़ दें और इस साइड हम लेके चले जाए -ax माइनस c। हाँ या ना बोल? क्या तो क्या आपको y इक्वल टू -a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाई x और प्लस का -c अपॉन b दिख रहा है क्या? कोई दिख रहा है? क्या तुम कंपेयर करके बात बता सकते हो कि सर स्लोप की वैल्यू -a अपॉन b है और सर y इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है वो सर -c अपॉन b है? हाँ या ना बोल? कन्वर्ट हुआ क्या? यानी अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो हमसे कोई स्लोप आप पूछेगा, क्या पूछेगा? तो हम बोलेंगे सर -2 अपॉन -3। हाँ या ना बोल? -a अपॉन y का, हाँ y इंटरसेप्ट क्या y का कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, ए b, तो b y का कोएफिशिएंट, जैसे अगर ये 3y होता तो ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ लिखा तो 3y, एग्जांपल से समझा तो रहे, समझ लो बता दो मुझे। ये 2x माइनस 3y प्लस 5 है, a की वैल्यू यहाँ क्या दिख रही है? -2 दिख रही है, b की वैल्यू कितनी दिख रही है और c की वैल्यू? अगर हमसे कोई स्लोप पूछेगा तो हम बोलेंगे -a अपॉन -2 अपॉन -3, b -3 है। अरे आया? बाद में ये कट के कितना हो जाएगा भैया? 2/3 आया। अगर हम तुमसे y इंटरसेप्ट पूछे, क्या पूछे? तो तुम बोलोगे कि सर -c माइनस अपॉन मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कहीं कर्व यहाँ दिया है 4x माइनस 7y प्लस का 7y इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, तो पहले इसको ऐसे लिख 4x प्लस 7y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब डायरेक्ट याद रख,
कि इंटरसेप्ट में m जो है वो सीधे x का कॉफिशिएंट डिवाइड बाई क्या हो रहा है, y का कॉफिशिएंट नेगेटिव। कैसा? तो x का कॉफिशिएंट 4 और y का कॉफिशिएंट 7 नेगेटिव बोला है। y इंटरसेप्ट अगर पूछेगा तो हम बोलेंगे a आपके पास है -4 और नीचे वाली क्वांटिटी y जो है वो कितनी है? 7। एक और माइनस है ना। हाँ सर वो -c अच्छा -c है, हाँ ठीक है, -4/5 बोला यार, कोई दिक्कत वाली बात है? तो हम डायरेक्ट किसी भी लाइन की इक्वेशन को देख के फटाफट बता सकते हैं कि स्लोप का मतलब है कि जो x के साथ बैठा है उसको डिवाइड कर दो किसके, और उसका क्या ले लो, नेगेटिव, अगर आंखें चलने लगी थी। अदरवाइज प्रोसेस तो हमने आपको बताया। इसी तरीके से हम किसी भी जनरल लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और नॉर्मल फॉर्म में। इतनी चीजें हमें बस पढ़नी है और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन पढ़नी। ठीक है, जल्दी नोट कर फटाफट। ये वाला कर लिया था क्या? हाँ, अब ये नॉर्मल सेट कर लिया, ठीक है, जल्दी कर फटाफट जैसे। जल्दी ले। अच्छा आप देखेगा इधर थोड़ा सा देख। सर ऐसे आप सारे बताओगे? नहीं सारे नहीं, 2-3 ही बताएंगे बस। उसके बाद एक चीज और बताएंगे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, और उसके बाद क्वेश्चन। देख अपने को टाइम पास नहीं करना है कि हाँ छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं मजा आ रहा है, नहीं उस पर समय नहीं देना। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में इसका रिडक्शन। किसमें? रिडक्शन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। तुम सोच रहे हो कि सर वही तो कराया, वही नहीं कराया, थोड़ा ध्यान से लिखें। जनरल फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कराया। किसमें कराया? वहां से हमने 2 चीजें निकाली, स्लोप और इंटरसेप्ट। यहां से हम केवल क्या निकालेंगे? अच्छा एक बात बता, क्या इसको ऐसे लिखना चाहिए क्या, ax प्लस का by इज इक्वल टू -c लिखना चाहिए? इस वाले इक्वेशन को ax प्लस by -c लिखना चाहिए। लेकिन इधर तो इंटरसेप्ट फॉर्म में 1 था, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 था, है ना? तो क्या आप सभी मानने को तैयार हो कि इसको ax डिवाइडेड बाई -c प्लस का by डिवाइडेड बाई -c इज इक्वल टू 1 लिख देना चाहिए? लेकिन x की कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। क्या होना चाहिए? तो क्या हम इस a को नीचे लेके आ जाए? तो क्या तुम्हें ऐसा दिख रहा है क्या, -c अपॉन a प्लस का y -c अपॉन इज इक्वल टू, जहां पे a वाली जो क्वांटिटी है इसको हम क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? सर ये कोई जादू है? नहीं, देख सिंपल सी बात बता रहा है, ऐसा देख सिंपल सी बात। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y क्या पुट करता है? तो 0। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y 0 पुट किया, x की वैल्यू जो है वो -c अपॉन a आई, देख। हाँ -0। और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 पुट किया, कितना है? -c अपॉन a। कुछ नहीं है, बस टाइम पास करने का एक तरीका है बुक का। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? एक लास्ट देख ले, रिडक्शन इनटू नॉर्मल फॉर्म, इनटू नॉर्मल। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है ना कि रिड्यूस करके बताओ स्कूल एग्जामिनेशन में, बस इसीलिए बता। तो हमारे पास इसका जो इक्वेशन है पहले लिख देते हैं, वो है x cos अल्फा प्लस का y sin अल्फा इज इक्वल टू कितना बच्चे? p। ये है जनरल इक्वेशन हमारे पास ax प्लस by और प्लस c इक्वल टू कितना? 0। हम थोड़ा इसको ऐसे लिख रहे हैं, माइनस का ax माइनस का by इज इक्वल टू c। सोचो, लिख सकते हैं? अब यहां क्या करते हैं कि इस पूरे क्वांटिटी को हम डिवाइड कर देते हैं रूट a अंडर डिवाइड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। किससे? तो ये तुम्हें ऐसा दिखने लगता है, थोड़ा ध्यान देना, माइनस a अपॉन रूट अंडर कितना बच्चे? a स्क्वायर प्लस x। ये दिखेगा तुम्हारे पास प्लस माइनस b अपॉन रूट अंडर कितना बच्चे? a स्क्वायर प्लस y। और यहां क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू ये दिखेगा c अपॉन रूट अंडर कितना बच्चे? a स्क्वायर प्लस। अब इसी चीज को ये बोलता है b, क्या बोलता है? इस चीज को बोलता है कितना बच्चे? cos अल्फा। क्या बोलता है? और इस चीज को क्या बोलता है? जहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी देर के लिए बना ले, थोड़ी देर के लिए ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, या जैसे बना था वैसे ही बना ले। ऐसा था, ये यहां से एक P पॉइंट था, A 90 डिग्री था,
जब एक तुम राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो जब तुम यहां से cos अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो क्या होता है फॉर्मूला b अपॉन h। क्या होता है? सोच थोड़ा, सोच अगर एक ट्रायंगल ऐसा है जहां पे a वाली 90 डिग्री है तो एक एंगल a रही, एक साइड जो हमारा a दिया है, एक क्या दिया है, b दिया है, कोई दिक्कत है? तो हाइपोटेन्यूज क्या रहा होगा? क्या ये 90 ए वाला हाइपोटेन्यूज तुम्हें दिख रहा है? अगर थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, बस इमेजिन कर, कुछ नहीं, ए स्क्वायर प्लस क्या है बी स्क्वायर, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा ए रहा होगा और ये वाला डिस्टेंस बी। तो जब तुम cos अल्फा निकालोगे तो क्या निकलेगा? बात समझ पा रहे हैं? बस उसको रिड्यूस करने का तरीका है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का इक्वेशन हो तो हम रिड्यूस कर लेंगे, हम उतना सीरियसली इसको लेते नहीं। क्लियर है? बस इसको नोट कर ले थोड़ा सा। एक चीज और इसमें, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, फिलहाल आज की क्लास के लिए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कितना हो पाता है। जल्दी नोट कर, जल्दी जल्दी। अभी सारे पे क्वेश्चन करवा रहे हैं, बस 2 मिनट समय और देते हैं। एक चीज और बताना, उसके बाद खत्म नहीं। हमें पता है कि केवल पढ़ाने से थोड़ी होगा, क्वेश्चन कराएंगे ना इसको, हर चीज पे शुरू से क्वेश्चन उठाएंगे, हर टाइप का क्वेश्चन कराते चले जाएंगे। एक क्लास और इस पे लेंगे, स्ट्रेट लाइन आपको खत्म। इस वीक में कितनी क्लास है? 3 है। और अगले वीक में भी लगभग एक तो लगेगी ही लगेगी। सैटरडे 2 लगे तो बेहतर है, संडे भी लगेगी, सैटरडे में करेंगे। संडे आपकी क्लास है? अरे अगले दिन देर से बुला के अगले संडे चले जाओगे? सैटरडे जाएंगे। सैटरडे चले जाएंगे। वो अगले संडे ये बताइए, छोड़ दे। भाई भी कैसे चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? टाइम किया कहीं? एलन? हाँ? अच्छा हाँ, सॉरी बताया था। इटॉस टाइप रखा है अभी मोशन से ही कि बदल दिया? हाँ बदल दिया, तब तो पता नहीं, मोशन वाले फैकल्टी से। हमारे भी लेकिन पैसा देने को तैयार नहीं। लाजपत में आया ना? हाँ कल थे हम लगभग वहाँ 3 बजे से लेकर लगभग 4:30 नहीं बात की। वो खींचता है ना, उठाता है ना, उसके पास आपका डाटा रहता है। नहीं सर, वो अभी क्या है ना कि इन्वेस्टमेंट कम करना चाह रहा है ना, क्योंकि नया है ना मार्केट में। मार्केट में नया है और यहाँ तो सब बैठे हैं, पिटजी बैठा है, आकाश बैठा है, तो उसको भी कम इन्वेस्टमेंट में पहले देखना है कि हम चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे। क्योंकि नीट का जो यहाँ स्ट्रॉन्ग मार्केट है वो आकाश का है, आकाश हर जगह है। वो तो जेई मींस के लिए देख रहा है, नीट के लिए हमको क्यों देख रहे हैं? लेकिन हमने कल एक रात बाद डिसाइड कर लिया कि हम अगले सेशन से मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। बहुत पैसा है। मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट वो मेरा अच्छा है। हमें पढ़ाने का ये है कि हमें खुद कॉन्फिडेंस आना चाहिए पढ़ाने के, तभी हम किसी चीज को पढ़ाते हैं, तो हम नहीं पढ़ाते, हमें मजा नहीं आता। हम कोई अगर आके बोले, बच्चा बोलता है बच्चे कि सर ये चैप्टर पढ़ा दो, मैंने नहीं पढ़ा, हमें मजा ही नहीं आएगा, हम नहीं पढ़ाएंगे। अब कोई आके हमको बोले कि सर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, निकलो इधर से। चैप्टर ये है इंग्लिश नहीं, आप लोग को पढ़ाएंगे, लेकिन वो तो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, एक क्लास में करना। पढ़ाने का मतलब समझते हो? एंजॉय कर रहा है। हो गया बिना के? नहीं महंगाई कितनी बढ़ गई है, समझ ही नहीं आ रही।
हो गया। अब लास्ट चीज इसका देखेंगे आप फिलहाल आज की क्लास के लिए, उसके बाद क्वेश्चन। अब अगली जो चीज है, देखा हम उससे फॉर्मूला में विश्वास नहीं रखते, लेकिन आप तुम बोलोगे तो हम थोड़ी देर के लिए आपको उसको प्रूफ करके दिखा देंगे, लेकिन प्रूफ से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अगली जो चीज है इसमें वो है बच्चे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। क्या बच्चे? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। यानी अगर हम फिगर से दिखाएं आपको तो कुछ ऐसी बात है कि हमारे पास कोई एक ऐसा लाइन रहा होगा, ठीक है, और यहां कोई एक पी पॉइंट रहा है यहां, ऐसे, जिसकी कोऑर्डिनेट आपने x1 कॉमा क्या ले ली बच्चे? y। एक कोई लाइन है जिसका इक्वेशन आपने ले लिया है ax प्लस by प्लस कितना? c इक्वल टू 0 बोला है। तब ये जो डिस्टेंस d है, क्या ये d की जो वैल्यू आती है वो आती है ax1 प्लस का by1 प्लस का c मॉड डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अब कैसा है? बिल्कुल आसान सा, अगर ऑब्जर्व कर सकते हो तो ये जो पॉइंट है ना, इसको उठा के इक्वेशन में रख देना। ये जो पॉइंट है x1, y1, उसको उठा के कहां रख देना? इक्वेशन। देख a है, x के जगह क्या रख देना? x1, b है, y के जगह क्या रख देना? y1, c ऐसा ही रहेगा, मॉड लगाना है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है, डिस्टेंस है। आया ना? बोल प्रूफ में इंटरेस्ट है? नीचे स्क्वायर y। हां, ये कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ y, ये फार्मूला, इसीलिए क्यों आया वही तो प्रूफ है। अच्छा वही प्रूफ है। अच्छा, क्यों आया का सवाल कैसे, जवाब कैसे देंगे? यही तो प्रूफ है, ये फॉर्मूला है। अब ये क्यों आया कैसे है, ये प्रूफ है। बोल कर ले, चल कर लेते। क्या ये वाली बात जो है सभी को मानने को तैयार है कि ये जो x कोऑर्डिनेट जो आ रही है वो कितनी आ रही है? माइनस c अपॉन a, अभी लिखवाया था। हाँ या ना बोल, क्योंकि y इंटरसेप्ट यहाँ 0 हो जाएगा तो ये माइनस c अपॉन, और a वाला पॉइंट जो आएगा वो माइनस c अपॉन b, ये 0 कॉमा आएगा और a कॉमा 0। कोई दिक्कत? एक पॉइंट x1 y1 है, इसका नाम a दे दे, इसका नाम b दे दे, इसका नाम p दे दे, दिया हुआ ऑलरेडी, और इसका नाम आप m दे दे। क्या नाम दे दे? और यहां से तुम्हें एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है? अब अगर तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हो, एरिया ऑफ, और उस ट्रायंगल का नाम तुम दे रहे हो APB, क्या बच्चे लिखा? कोऑर्डिनेट फॉर्मूला सभी को पता क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब शुरुआत किया था कि 1/2, कितना बच्चे तुम्हें पता है? 10th क्लास थोड़ा मोड़ा पढ़ के आया। 1/2 x1, 1/2, तो क्या लिखोगे? y2 माइनस y1 माइनस c बाई b माइनस 0। हाँ या ना बोल? प्लस x2 कितना? 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग 0। हाँ या ना बोल? प्लस का x3, प्लस का कितना? माइनस c बाई a मल्टीप्लाइड बाई y1 माइनस माइनस प्लस। हाँ या ना बोल? कोई दिक्कत है इसमें? x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस और x3 y1 माइनस। कोई दिक्कत है? जब इसको सॉल्व करेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आएगा APB, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या सभी को यहां से C बाई B माइनस C कॉमन दिख रहा है क्या फिलहाल? क्या दिख रहा है? माइनस C कॉमन, बाई 2 भी कॉमन दिख रहा है। हाँ या ना वो? नहीं दिख रहा? माइनस बाई 2 कॉमन, 1/2 तो है ही ना भाई। अगर C तुमने माइनस C कॉमन कर लिया है तो तुम्हें यहाँ जो दिख रहा है वो दिख रहा है x बाई b। हाँ या ना बोल? यहाँ पे तुमने अगर C कॉमन कर लिया है तो माइनस का प्लस का y बाई a, और यहां से अगर तुमने C कॉमन कर लिया है तो प्लस का C बाई ए बी। सोच ले, हाँ हाँ थोड़ा जल्दी लिख रहे हैं बस, नहीं आया? C बाई ए, यहां से देख C स्क्वायर हो जाएगा तो एक C बाहर रख दिया और A B हो जाएगा। हाँ या ना? अब थोड़ा और ध्यान से देख तो क्या हम इसको ऐसे लिखे क्या? माइनस C बाई 2 ब्रैकेट के अंदर AB LCM हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? तो यहां जो आएगा वो AX प्लस सॉरी AX1 आएगा प्लस BY1 और प्लस का C। हाँ या ना बोल? कोई दिक्कत है? क्या तुम्हें यहां से ये सॉल्व होके माइनस C अपॉन 2AB दिख रहा है क्या? दिख रहा है?
और ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है बच्चे, ax1 प्लस का by1 और प्लस का c, और यहाँ बाहर लगा है मोड। हां या ना बोल, कोई दिक्कत है? क्लियर है ये बात? क्लियर है? अच्छा, ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तुमने निकाला, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एक और फॉर्मूला लगा सकता है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों लगा रहे हैं सर? क्योंकि हाइट दी है जो हमें निकालनी है। क्या समझ पा रहा है? यानी अगर यहाँ एक और फॉर्मूला लगा दे तो 1/2 बेस हमारा है AB, क्या है बच्चे, और हाइट जो है वो D, क्या है? तो अगर ध्यान से देखते हैं 1/2 बेस क्या निकाल सकता है डिस्टेंस फॉर्मूला से? निकाल सकता है, हाँ या ना? देख, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर c² अपॉन a स्क्वायर, हाँ या ना बोल? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कितना? c² प्लस रूट के, क्या दिक्कत है इसमें? मल्टीप्लाइड बाई इज इक्वल टू 1 बाई ब्रैकेट के अंदर। थोड़ा ध्यान दे, क्या हम तुम्हें डायरेक्ट लिख दे c अपॉन ए बी? क्या लिख दिया बच्चे? देख, हमने c बाहर निकाल लिया, ऊपर से क्या निकाल लिया? c² निकाला तो बाहर क्या निकला? c, और यहां से हमने a b निकाला कब? समझ थोड़ा सा, जब एलसीएम लिया होगा तो यहाँ a² प्लस b² बच गया होगा रूट के अंदर। सोच ले, नहीं आया? थोड़ा जल्दी जा रहे हैं लेकिन दिमाग लगा। यहाँ c दिया 1 अपॉन a² प्लस 1 अपॉन b², ठीक है? एलसीएम लिया तो b² प्लस, और नीचे a² b², उस a² b² को बाहर खींच लिया ab, हाँ या ना बोल? क्लियर है? अब थोड़ा देख कि क्या ये दोनों एरिया तो एक ही ट्रायंगल का है, तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो लिख 1/2 c/2 ये भी लिख दे, क्या c बाई रूट अंडर कितना बच्चे? a² प्लस मल्टीप्लाइड बाई इज इक्वल टू, मॉड है तो नेगेटिव हटा दे, c अपॉन कितना बच्चे? 2ab, मॉड के अंदर कितना? ax1 प्लस का by1 और प्लस का, क्या इस पूरे को काटा तो क्या तुम्हें d की वैल्यू जो है वो कितनी दिख रही है बच्चे? मॉड ax1 प्लस का और प्लस का c डिवाइड बाई रूट अंडर। कोई दिक्कत? पक्का? क्लियर है बात? चल, अब इसी के कुछ नोट करके पॉइंट्स लिख रहे हैं कि अगर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन हो, क्या हो बच्चे? डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम क्या लिख दिया बच्चे? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या है बच्चे? 0, तो उस लाइन में x के जगह क्या पुट करेंगे और y के जगह, तो सीधा सीधा d का फॉर्मूला जो तुम्हारे पास आएगा वो c डिवाइड बाई कितना आएगा? रूट अंडर a² प्लस मॉड के साथ, हाँ या ना बोल? कोई दिक्कत है? पक्का? मान ले दो लाइन आपस में पैरेलल है, क्या है? उसके लिए कुछ चीजें और पढ़। यहां दो चीजें और समझ कि अगर मान ले हमारे पास एक लाइन है जिसका इक्वेशन है हमारे पास ax प्लस by प्लस c, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू कितना? तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। इस लाइन के अगर पैरेलल हो तो उसका इक्वेशन होता है बच्चे ax प्लस by और प्लस k इक्वल टू कितना बच्चे? 0। यहाँ c1 दे दे, यहाँ क्या दे दे बच्चे? c2 इक्वल टू 0। सर क्या लिख दिया आपने? हमने बोला कि दो लाइन अगर आपस में पैरेलल हैं तो उनके इक्वेशन में केवल किसका फर्क होगा? कांस्टेंट। किसका? क्यों सर? समझ, अगर लाइन का स्लोप निकाला था तो कितना आया था? -a/b। कितना आया था? इसका भी -a/b आएगा और इसका भी -a/b आएगा। चेंज क्या होगा? y इंटरसेप्ट। सब नहीं समझ आ रहा, देख, पहला लाइन, दूसरा लाइन, क्या स्लोप चेंज हुआ? नहीं। क्या y इंटरसेप्ट चेंज हुआ? नहीं। यानी c1 और c2 केवल अलग होगा। केवल क्या होगा? c1 और स्लोप क्या होंगे? तो अगर कोई लाइन 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 है, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू, तो अगर कोई लाइन अगर पैरेलल होगा ना तो 2x प्लस 3y तो रहेगा ही रहेगा। चेंज क्या होगा? 5 जो होगा वो 7 हो सकता है, -3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2x प्लस 3y में कोई चेंज नहीं। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? अगर परपेंडिकुलर हो, क्या हो बच्चे? परपेंडिकुलर टू गिवन है, तब जो इसका इक्वेशन होता है बच्चे bx माइनस ay प्लस k इक्वल टू 0। पलट जाता है। क्या हो जाता है? हम बता रहे हैं अगर इसका स्लोप तुम निकालो यहाँ पे, तो इसका स्लोप अभी तुमने निकाला था m1 नाम दे दो, इसका तुमने निकाला था माइनस कितना? a/b निकाला था। अब इसका
इसका स्लोप थोड़ा निकाल ध्यान से अगर देखेगा तो x का कोएफिशिएंट कितना है, b है। कितना है? पहली बात तो इसको थोड़ा ऐसे लिखेगा, ay इज इक्वल टू bx माइनस के लिखेगा, ay इज इक्वल टू bx माइनस के। तब y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी b बाई a x माइनस k बाई a। हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत है इसमें? इसका स्लोप m2 कितना दिख रहा है तुम्हें? b बाई, कितना दिख रहा है? कोई दिक्कत है? अब इस दोनों का प्रोडक्ट कितना होना है? -1। क्या होना है? देख ले, माइनस b बाई a मल्टीप्लाइड बाई a बाई बोल आया। इसको काटा, इसको काटा, कितना आ गया? तो याद रख कि डायरेक्ट जो इक्वेशन आपके पास आने वाले हैं, ठीक है, हाँ, इक्वेशन जो आने वाले हैं डायरेक्ट लिख सकता है कि किसी लाइन का इक्वेशन अगर मान लिया, हम थोड़ा एग्जांपल के तौर पर बताएं कि 2x + 5y - 3 = 0 है और इसका लाइन हमें पैरेलल लाइन लिखना है। क्या लिखना है? तो उसको लिखेगा 2x + 5y + k = 0। एक के कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ a और b में कोई फर्क नहीं। उसी तरीके से अगर इसका परपेंडिकुलर लिखना हो, क्या लिखना हो, तो हमने बोला ax के जगह bx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 2y हो जाएगा और प्लस k = 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ आया। 5x के साथ बैठ गया, 2y के साथ बैठ गया, हाँ या ना बोल, बीच में क्या आ गया? माइनस। स्लोप निकाल के देख ले, -1 आएगा। इतनी बात समझ में आई? जब इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम अगली चीज जो इसमें करने वाले हैं वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब दो पैरेलल लाइंस अगर हैं, उनके बीच का डिस्टेंस, मान ले लाइन जो है वो है ax + by + c1 = 0 और दूसरा है ax + by और +c2 = 0। हाँ या ना बोल, ax + by में कोई फर्क नहीं। तब इसका जो b का फॉर्मूला बनता है c2 - c1 डिवाइड बाई √a² प्लस कितना बच्चे? b² मॉड लगा दे। क्यों सर? ax + by में कोई फर्क है ही नहीं, तो जो डिस्टेंस हो किसके बीच में? केवल c2 और अरे आया, कोई दिक्कत है? पक्का। इसी को अगर स्लोप फॉर्म में लिखना चाहे, किस फॉर्म में? तो स्लोप फॉर्म में भी बच्चे इसको लिख देते हैं। अगर इसको स्लोप फॉर्म में लिखना चाहे, जो सी लिखा ना, इसको स्लोप फॉर्म में भी लिख सकता है कि ये रूटर छोड़ स्लोप फॉर्म, हम उसमें जाना नहीं चाहते, रहने का। इतनी बात क्लियर है? तो दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? c2 - c1 डिवाइड बाई √a² प्लस b²। और अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो तो सीधे कांस्टेंट अपॉन √a² प्लस b²। कोई दिक्कत है इसमें? और कुछ बच गया क्या? और कुछ तो नहीं दिख रहा, ठीक है, और कुछ है नहीं दिख रहा, ठीक है। एक चीज दिख रहा है बुक में तो पढ़ा ही देते हैं कि अगर ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है वो स्लोप में दिया रहा है। किस में दिया रहा है? तो पहला दिया है y = m1x + c1 और दूसरा दिया है y = m2x + का c2। हाँ या ना? अगर ये पैरेलल है तो m1 m2 तो इस केस में जो d की वैल्यू आती है, इसकी वो आती है c2 - c1 मॉड डिवाइड बाई √1 + m²। 1 प्लस, क्योंकि m तो बराबर है। m क्या है सर? क्या ही लिखा? देख कैसे लिखा है, एक बात बता। ये जो a है, ये क्या है? इसको हम स्लोप के टर्म में अगर लिखना चाहें, अगर ये 1 + m² क्या है बता? m क्या है पहले बता? स्लोप की वैल्यू कितनी है? अगर इस वाले फॉर्म में देखेगा तो स्लोप की वैल्यू कितनी है? अभी बताया है, इस वाले फॉर्म में स्लोप की वैल्यू कितनी है? -a बाई पुट कर -a/b, 1 + -a/b का होल स्क्वायर यानी a² प्लस, तो थोड़ा ध्यान देना, a² + b² एलसीएम लेगा तो क्या होगा? a² + b² रूट के अंदर बाहर b आएगा। हाँ या ना? जो ऊपर जाएगा, सीधा सीधा बात है। हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत है इसमें? पक्का। यानी डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास ही है। अब देखिए, इस पूरे बोर्ड से जो याद रखना है वो समझ, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो जो लाइन का इक्वेशन दिया है वहां x के जगह उस पॉइंट को पुट करना है और उसको डिवाइड करना है, जो भी x का कोएफिशिएंट है उसके स्क्वायर और y के कोएफिशिएंट के स्क्वायर अंडर रूट। हाँ या ना बोल? अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालिए तो सीधे कांस्टेंट अपॉन √a² प्लस b²। और दो लाइन के बीच अगर पैरेलल, दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस c2 - c1 डिवाइड बाई √a² प्लस। कोई दिक्कत है? चल एनसीईआरटी समाप्त, नोट कर फटाफट, क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब इस पे आप एनसीईआरटी ट्राई कर सकते हो, चाय पीते पीते 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, उससे ज्यादा समय नहीं लगता। कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे नहीं होंगे तो परेशान होने वाली बात नहीं है, वो किसी से नहीं होते, सदियों से नहीं हो रहे, ठीक है। उसके लिए एक बार पढ़ना ही पड़ता है। क्लियर है इतनी बात? नोट करेगा और अगली क्लास में सारी चीजें पढ़ के आएगा, जो कि कब है?
कब है अगली? Saturday. ठीक है, तब तक समय आपके पास एक दिन का पूरा भरपूर समय है, पढ़ के आए अगली क्लास। ठीक है, पूरी सारी चीजें याद करनी। ठीक, कौन सा, ये वाला? ये याद रखना, C2 - C1 डिवाइड बाई 1 प्लस ये अगर लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में दिया है, ये लाइन का ही इक्वेशन है ना, क्या बोलते हैं इसको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर इस फॉर्म में दिया रहता है डायरेक्ट इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकता है, नहीं तो तुम कन्वर्ट कर लो ना इसको, इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, क्या दिक्कत है? ये फॉर्म तो यहीं से आता है, पुट कर ले सारी चीजें, फिर से m की वैल्यू पुट कर दे, यहाँ माइनस c अपॉन a कन्वर्ट कर ले, इसी फॉर्म में आ जाएगा, फिर वही वाला फॉर्मूला लगा ले, डायरेक्ट काम को आसान करने के लिए दिया है, खास जरूरत। ठीक है, चल नोट करेगा, मिलते हैं अगली क्लास में, पहले इतना करके आएंगे। ठीक है।